वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। बाय जावास्क्रिप्ट और उसके मुतालिक जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो चीज़ें आएंगी बेसिकली आज हम वो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम इस जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए विल टॉक अबाउट यार व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं और फिर उसके जितने भी सिंटैक्स और स्ट्रक्चरिंग है वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद दैट। जावास्क्रिप्ट बज़ाहिर एज आई सेड बहुत बड़ी एक लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन इसको हम प्राइमरीली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। समटाइम्स इसको डिफिनेशन के हिसाब से हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है कि इसमें स्क्रिप्टिंग भी हो रही है या स्क्रिप्टिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग ज़्यादातर हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग हो रही है तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग के सारे प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स सब के सब इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास लूप्स, लॉजिक्स, कंडीशंस, इफ एल्स वगैरह ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट इज दैट इट वर्क्स विथ रिस्पेक्ट टू योर HTML, ठीक है, it works with your HTML and it does the function with your HTML। इंडिविजुअली भी जावास्क्रिप्ट है ही है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट जो है ना HTML के साथ काम करती है, यही इसका हमारे पास सबसे मेजर एडवांटेज आ जाता है। मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, मैं स्लाइड्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, मैं इसके लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा। साथ साथ मैंने कहा कि आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ कोर्स आउटलाइन एज वेल, तो वो कोर्स आउटलाइन भी मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर कंप्लीट टॉपिक्स हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे विद स्मॉल नोट्स, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा कि यार आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं कि यार व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड हाउ वी बेसिकली यूज इट। ओके, जावास्क्रिप्ट है क्या, अभी उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करते हैं। वेरी क्विकली, जब हम नॉर्मल एक एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो वो एप्लीकेशन हमारे पास एक सिंपल ऐप के हिसाब से जब सर्वर पे जाती है तो उसका तरीकाकार ये है कि एक ब्राउजर है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, ठीक है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस क्लाइंट को भेजता है। ये रिस्पॉन्स हमेशा जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS की फॉर्म में आता है। एक चीज़ इस जहन पे ये बिठा लें, ठीक है, जब भी हम वेब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में जाते हैं, तो एक चीज़ जहन में होनी चाहिए कि यार जितनी दफ़ा भी मैं www.google.com लिखूंगा, मेरा गूगल जो है वो जो ब्राउज़र है मेरा वो google.com को उठाएगा, वो रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। वो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर देखेगा कि यूजर को गूगल का पेज चाहिए, वो गूगल का पेज उठाएगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में पेज वापस भेजता है। ब्राउजर वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट रिसीव करेगा, उसको इंटरप्रेट करके वो पेज डिस्प्ले कर रहा होता है। जब हम गूगल पे आके सर्च स्ट्रिंग लिखते हैं, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट मैंने लिख दिया, तो वो भी क्या हुआ, मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट उठ के गूगल के सर्वर पे जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और फिर नीचे जो लिस्ट आती है वो भी अगेन एक लिस्ट सर्वर जवाब भेजता है कि यार ये वो वेबसाइट है जहां पे आपको जवाब मिल जाएगा। वो जो जवाब आता है सर्वर से वो अगेन हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, हम कहते हैं क्लाइंट के पास HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS में डेटा आता है। नो मैटर व्हाट यू डू, क्लाइंट हमेशा जो उसके पीसी पे डेटा नजर आ रहा है वो उसको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये प्राइमरीली 3 टेक्नोलॉजीज हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हम HTML पढ़ चुके हैं, CSS पढ़ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट पढ़ना लाजमी है कि यार जब डेटा हमारे पास ब्राउजर पर आता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी वेब पेज दैट इज डिस्प्लेड टू अस ऑन अ ब्राउजर टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। कहां पे ज्यादा कहां पे कम हो सकता है, एक बटन पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट हो, 2 पर हो, पूरा पेज जावास्क्रिप्ट से हो, डिपेंडिंग आप कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हो कि यार ब्राउजर पे जो मेरा वेब पेज आ रहा है इसमें प्राइमरीली ये 3 टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की हुई है, ये 3 लैंग्वेजेस इस्तेमाल हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो है ही है। आउटपुट जो ब्राउजर इंटरप्रेट करके जनरेट करके दे रहा है मुझे वो हमेशा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फॉर्म में नजर आ रहा है। पीछे से सर्वर उसको कैसे डील कर रहा है वो कंप्लीटली अलग चीज है। उसमें PHP हो सकती है, ASP हो सकती है, उसमें Node.js हो सकती है, React के थ्रू हमने UR बनाई, ब्राउजर पर इंटरप्रेट होकर यूजर को ये 3 टेक्नोलॉजी नजर आती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसीलिए हमने HTML पढ़ी, CSS पढ़ी, अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम कहते हैं कि प्रोवाइड्स इंटरएक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग ऑन द क्लाइंट साइड। ये यूजर के ऊपर जो वेब पेज आता है उस वेब पेज पर इंटरएक्टिविटी प्रोवाइड करती है, डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करती है, वैलिडेशन प्रोवाइड करती है। ये 3 एक सिंपल अम्ब्रेला में डिफाइन हम कर सकते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट का प्राइमरीली काम क्या हुआ, इंटरएक्टिविटी प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग देना और वैलिडेशन देना। ठीक है, इंटरएक्टिविटी हम कहते हैं कि यूजर एक बटन दबा रहा है, उसके नतीजे में कुछ और ऑप्शंस आ जाए। मैं इमेज 1 पे क्लिक करूं, इमेज 1 आ गई, दूसरा नेक्स्ट किया, नेक्स्ट इमेज आई, नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट इमेज आई, नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट इमेज आई।
मुझे वेब पेज को उर्दू में देखना है, मैंने लैंग्वेज को उर्दू सेलेक्ट किया, पूरा वेब पेज उर्दू में हो गया, ये इंटरएक्टिविटी हो गई। मैंने ड्रॉप डाउन में गया, ड्रॉप डाउन के ऊपर पे क्लिक किया, पूरा मेन्यू ओपन हो गया, ये इंटरएक्टिविटी हो गई। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन की एक फ्रेम ओपन हो गई, jQuery से पॉपअप विंडो ओपन हो गई हमारे पास, ये इंटरएक्टिविटी हुई। लॉगिन किया, पॉपअप विंडो ओपन हुई, पेज रिफ्रेश हुआ, लॉगिन वाला स्क्रीन आ गया, ये इंटरएक्टिविटी हुई। लाइक पे क्लिक किया तो एक छोटा सा पॉपअप आ गया कि भाई लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, हैप्पी कर रहे हो, सैड कर रहे हो, हार्ट कर रहे हो, जो फेसबुक में आ जाता है, ये इंटरएक्टिविटी हुई। मैंने लाइक पे क्लिक किया तो अब सिंबल मेरा चेंज होकर लाइक वाला हो गया, हार्ट पे किया तो हार्ट वाला हो गया, मैंने कंग्रेचुलेशंस लिखकर एंटर किया तो बलून आ गए, ये इंटरएक्टिविटी कहलाती है। ठीक, ये कहलाती है हमारे पास इंटरएक्टिविटी, जिसको हम प्राइमरीली जावास्क्रिप्ट से रन करते हैं। और टेक्नोलॉजी जरूर है, आजकल बहुत सारी आ गई ये चीजें। प्राइमरीली बाबा इंटरएक्टिविटी का मतलब ये कि यूजर क्लिक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नतीजे में ऑप्शंस हो रहा है। ठीक है, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेट करने के लिए भी प्राइमरीली हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। मैं पासवर्ड फील्ड बनाई, पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मैंने ABC लिख के एंटर प्रेस किया। अब इससे पहले कि मैं डेटा सर्वर पे भेजूं, फिर सर्वर बोले कड़े ये तो 3 कैरेक्टर हैं, फिर सर्वर से रिक्वेस्ट वापस आए, टाइम लगता है। हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट के ऊपर ही एग्जीक्यूट होती है, यही चीज हमने यहां पे की। जावास्क्रिप्ट, ये फिगर का मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये क्लाइंट के ऊपर ही एग्जीक्यूट होती है, सर्वर पे नहीं जाती। Node.js ये सर्वर साइड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, वो है जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए वो अलग ही फ्रेमवर्क बनाया गया। jQuery या जावास्क्रिप्ट का प्राइमरीली मकसद ये कि यार ये क्लाइंट के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो रही है। तो वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने पासवर्ड लिखा, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मैंने ABC लिख के एंटर किया, इससे पहले कि डेटा सर्वर पर जाए वहीं पे बोल देगा भैया तुम गलत कर रहे हो, 8 कैरेक्टर होने चाहिए, इसमें एक कैपिटल भी होना चाहिए, इसमें एक स्मॉल भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, हैशटैग भी होना चाहिए, ये वैलिडेशन कहलाती है। मैंने कहा ईमेल एड्रेस, हमने ABC लिख के एंटर कर दिया, उन्होंने कहा नहीं यार इसमें तो @ मिसिंग है, डॉट मिसिंग है, ये यूजर वैलिडेशन कहलाती है। मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये वैलिडेट कर सकता हूँ, करते हैं हम इसी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि HTML में तो इफ एल्स की कंडीशन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, ना इस CSS में। तो ये चीज़ हमारे पास होती ही जावास्क्रिप्ट से, कि जो फॉर्म के अंदर हम डेटा भरते हैं ना, चाहे लॉगिन का हो, पासवर्ड हो, ईमेल हो, फोन नंबर हो, CNIC हो, CNIC में मुझे फिक्स कर दिया कि सिर्फ नंबर ही आ सकते हैं, 14 नंबर ही आएंगे मेरे CNIC के मुताबिक। मैंने 13 दिया, मुझे एरर दे दे कि भाईजान आपने तो 13 नंबर दिए मैं, ठीक है आपने तो 13 नंबर दिए मैं, भाईजान खड़ियो, इसमें 14 नंबर होने चाहिए। तो मैं इससे पहले कि यूजर सर्वर पे डेटा जाए, मैं पहले ही उसको स्टॉप कर दूं, तो ये फॉर्म वैलिडेशन कहलाती है। तो हम बेसिकली यही डिफाइन करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास, वो यूजर के पेजेस को इंटरएक्टिविटी करती है। इन अ सिंपल वर्ड्स, हम तीनों टेक्नोलॉजीज पढ़कर आए, हम कहते हैं HTML इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग द डेटा, डेटा को स्ट्रक्चर करती है, CSS उसको डिजाइन देती है, और जावास्क्रिप्ट उसमें इंटरएक्टिविटी ऐड करती है, फन ऐड करती है, यूजर के ऊपर डिसीजन मेकिंग करती है कि यूजर क्या करना चाह रहा है, उसके हिसाब से पेज में उसको वो दिखाऊं, इंटरएक्टिविटी का एग्जांपल है। तो ये सिंपली हम बात करते हैं, HTML स्ट्रक्चरिंग द डेटा, CSS उसको डिजाइन करती है, जावास्क्रिप्ट उसको इंटरएक्टिविटी देती है। ठीक है, हमने अभी यही देखना है कि यार ये जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम कैसे करें। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये कि इसके अंदर भी क्लास और ऑब्जेक्ट का समझो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट का हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके तहत इसका सारा काम होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावास्क्रिप्ट को आप किसी भी विंडो के ऊपर, किसी भी ब्राउजर के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर मोबाइल के ऊपर चला सकते हो, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरी ब्राउजर, एवरी डिवाइस प्राइमरीली जावास्क्रिप्ट को जरूर सपोर्ट करता है। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस है, फंक्शन बहुत सारे बने बनाए मौजूद हैं, हमें इस्तेमाल करना है। एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग भी कर सकता है ये, जो इसकी अच्छी चीज़ है हमारे पास। रन टाइम पे एरर्स को चेक करना, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाते हैं रन टाइम एरर्स। जावा में होता है, पाइथन में होता है, C# में होता है, अगर पढ़कर आए एक्सीलेंट, वरना इसमें हम फिर आगे काम करते हैं। अनोनिमस फंक्शंस भी इसमें क्रिएट होते हैं, जो कि एक एडवांस फीचर होता है कि हम रन टाइम पे अनोनिमस फंक्शंस क्रिएट करके अपना फंक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, इटसेल्फ इसके फीचर्स में ब्राउजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो मैंने पहले बताया, ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर बेस्ड ये लैंग्वेज है हमारे पास, जैसे HTML इंटरप्रेटर बेस्ड है, पूरा कोड कंपाइल होकर नहीं आता, लाइन पहली लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट करता है, ब्राउजर पे आउटपुट नजर आता है। तो आप कोडिंग इसकी किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। बहुत लाइट वेट है, इंटरएक्टिविटी ऐड करता है, हमारे पास एम्बेडेड इनटू HTML है, HTML के साथ एम्बेड होकर ये काम करती है। ठीक है, अलग से भी काम होती है, लेकिन प्राइमरीली हम इसको HTML के साथ काम कर रहे होते हैं।
और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मजे की बात ये, मुफ्त माल माले गनीमत, इसीलिए हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। कैलकुलेशंस करना, फॉर्म चेक करना, इंटरैक्टिव गेम्स बनाना, स्पेशल इफेक्ट्स देना वेब पेज के ऊपर, वो नहीं चिड़िंग कंग्रेचुलेशन वाले आते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, कस्टम ग्राफिक सिलेक्शन से लेकर पासवर्ड और सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम जावास्क्रिप्ट से मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, यही इसकी सारी राम कहानी आ गई जो मैंने भी एक्सप्लेन की है, ये थ्योरी में लिखी हुई है। प्राइमरीली जावास्क्रिप्ट बजाते खुद क्या क्या कर सकता है और भी, तो उसकी ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स और भी हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर हम अब पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज योर HTML कंटेंट, या बल्कि पहला, जावास्क्रिप्ट कैन राइट योर HTML कंटेंट। ठीक है, आई थिंक ये तीसरा नंबर पॉइंट लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड राइट योर HTML कंटेंट। जावास्क्रिप्ट कैन पुट डायनामिक टेक्स्ट इनटू योर HTML पेज। मींस जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो डेटा जो HTML में नहीं है, मैं क्लिक करूं और मेरा डेटा उठा के वेब पेज पे दिखा दूं। ठीक है, डायनामिक कंटेंट कहलाता है, जो पहले हम टैग्स में नहीं देंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं कंटेंट जनरेट करा सकता हूं वेब पेज के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं राइट भी कर सकता हूं डेटा को HTML के ऊपर, और HTML के डेटा को रीड भी कर सकता हूं कि यूजर ने उसमें क्या लिखा, टेक्स्ट फील्ड में क्या लिखा है, बटन पे क्या लिखा है, पैराग्राफ टैग में क्या है, हेडिंग टैग में क्या है, मैं उनको चेंज कर सकता हूं, रीड कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं। यहीं से जावास्क्रिप्ट का पावर आता है। इसीलिए हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट काम HTML के साथ ही करती है। ठीक है, क्योंकि उसका प्राइमरीली आउटपुट भी ब्राउजर पर ही नजर आता है, ब्राउजर ही उसकी रिस्पॉन्सिबल है काम करने की। हमने कहा ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, इवेंट्स की और वैलिडेशन की। चारों बातें हम ऑलरेडी 2 बातें कर चुके, इवेंट रह गया। जावास्क्रिप्ट में सबसे मजे की चीज है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? जब यूजर इंटरेक्शन जिसे करता है, हम कहने बात की यूजर इंटरेक्शन हम कंट्रोल करते हैं इवेंट्स से। इवेंट्स फॉर एग्जांपल, माउस मूव करना एक इवेंट हुआ, माउस का बटन के ऊपर हवर करना एक इवेंट हुआ, माउस का बटन से चले जाना एक इवेंट हुआ, माउस का बटन पे क्लिक प्रेस करना एक इवेंट हुआ, क्लिक रिलीज करना एक इवेंट हुआ, सिंगल क्लिक एक रिलीज इवेंट हुआ, कीबोर्ड से की प्रेस करना एक इवेंट हुआ, की रिलीज करना एक इवेंट हुआ, की टाइप करना एक इवेंट हुआ। ये मुख्तलिफ इनपुट इवेंट्स हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। मैं माउस मूव कर रहा हूं, ये भी एक इवेंट है, बटन को प्रेस किया तो इवेंट है, रिलीज किया तो इवेंट है, सिंगल क्लिक भी एक इवेंट है। तो ये इवेंट्स कहलाते हैं। जावास्क्रिप्ट इनको ब्यूटीफुली हैंडल करता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरएक्टिविटी आती है कि यूजर ने की प्रेस की है या की क्लिक की है, की रिलीज की है, ये अलग अलग करके इवेंट्स हैं, सब हैंडल करता है। तो इसीलिए हम इंटरएक्टिविटी देते हैं। फॉर्म का डेटा को रीड करता है, HTML के डेटा को रीड और राइट कर सकता है, चेंज कर सकता है। इवेंट्स आते हैं इसमें, फॉर्म को वैलिडेट करता है। आखिर में जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट योर डेटा, जो अभी मैं बात करके बैठा कि यार जावास्क्रिप्ट से हम फॉर्म के डेटा को जो है वो वैलिडेट करवा रहे होते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें हमने और तफसील में एक और तरफ से लिखी हुई है कि जावास्क्रिप्ट ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा लेसन 1 कंप्लीट। उसूलन ये एक क्लास कंप्लीट हुई, मैंने ज़रा सा जल्दी में क्लास करें। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंड लेक्चर के ऊपर, लेसन 2। लेसन 2 में जावास्क्रिप्ट से आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है डॉम। ठीक है, अब कुछ कभी कभी हम डॉम को बाद में डिस्कस करते हैं, कभी पहले करते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट वी गो इट। मैंने गलती से स्लाइड्स में पहले रख दिया, तो लेट मी डिस्कस यू केयर व्हाट इज डॉम, एंड देन जावास्क्रिप्ट को समझना निस्बतन आसान हो जाएगा मेरी नज़र में। ठीक है, तो इसीलिए मैं डॉम को पहले डिस्कस करता हूँ। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जावास्क्रिप्ट एंटायरली इस डॉम मॉडल के ऊपर काम करती है, बहुत स्ट्रांगली। जावास्क्रिप्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो है उसके कोडिंग का, वो ये डॉम मॉडल है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि अभी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये कि इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। क्लास और ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करने बैठे तो हम डिफाइन करते हैं कि यार हम एक क्लास बनाते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज रखते हैं। उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सारे डेटा उसके पास आ जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है या मैं दोबारा कराऊं? दोबारा करा लेते हैं वेरी क्विकली। ठीक, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, इसका मतलब ये कि इसमें 2 चीजें होंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फंडामेंटली 2 चीजें होंगी, एक क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये कहता है कि यार आप जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, जिस कोडिंग को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो सारा डेटा आप उठाकर एक क्लास में डाल दो।
एक क्लास बना दो, एक क्लास बनाओ, सारा डेटा उस क्लास में डाल दो, कौन कौन से स्टूडेंट का नाम, मतलब उसका स्टूडेंट से रिलेटेड अगर मैं बना रहा हूं तो स्टूडेंट से रिलेटेड मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन उठा के मैं क्लास में डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, उसका रोल नंबर, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की आ गई। ये सारी इंफॉर्मेशन उठाई मैंने, ठग से एक बैच में क्लास में डाल दी। फिर स्टूडेंट का सब्जेक्ट 1 है तो सब्जेक्ट 1 में रोल मार्क्स कितने आए, सब्जेक्ट 2 में मार्क्स कितने हैं, सब मतलब जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड चीजें हैं, फंक्शन, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स बनाकर हमने क्लास में डाल दी। अब मुझे एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स बनाने हैं। अब हमारे यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स आ गए, हमने कहा ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा विच बिकम स्टूडेंट 1। जब ऑब्जेक्ट बना तो उस ऑब्जेक्ट के पास, उस स्टूडेंट के 1 के पास उसका नाम, फादर नेम, सरनेम, रोल नंबर, क्लास, मेथड, ये जितने पैरामीटर्स मैंने क्लास में डिक्लेयर किए थे, ये सब के सब कॉपी, इस सब की कॉपी इस एक ऑब्जेक्ट के पास आ गई, एक स्टूडेंट के पास। तो उसने अपना रोल नंबर दिया, अपना नाम दिया, अपना फादर नेम दिया, अपने सब्जेक्ट्स बताए, मैंने कहा ठीक। फिर स्टूडेंट नंबर 2 क्रिएट किया उसी क्लास में से। तो अब डेटा मैंने एक दफा डिफाइन कर दिया, डेटा एक दफा बता दिया, अब मुझे उसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। फिर स्टूडेंट 2 बनाया, इसको भी जब ये बना तो इसके पास भी इसी डेटा की कॉपी आ गई, रोल नंबर देगा, नाम देगा, फादर नेम देगा, डिपार्टमेंट देगा, सब्जेक्ट देगा, मार्क्स देगा, जितनी डेटा। अब स्टूडेंट 2 अलग देगा, अब स्टूडेंट 2 का डेटा, स्टूडेंट 1 का डेटा अलग अलग है, पेरेंट वहीं से, क्लास वही बनी, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कहलाएंगे। बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट्स, तो वो अपनी क्लास का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के पास अपनी क्लास के अलग अलग डेटा की कॉपी आ जाएगी, वो मजे से यूज करेंगे। इस तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, 2 ऑब्जेक्ट बनाऊं या 2000 ऑब्जेक्ट्स बनाऊं, मेरे पास क्लास एक ही बनी हुई है। यही हमारे यूनिवर्सिटी के LMSs में होता है, हम एक कोड बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक पैटर्न बनाया हुआ है। अब 40,000 हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सबके पास LMS पे लॉगिन किया वही पेज, लेकिन डेटा सबका अलग अलग है। एक ही क्लास में से ये 40,000 ऑब्जेक्ट्स बन गए। तो ऑब्जेक्ट विल हैव द डेटा ऑफ इट्स प्राइमरी क्लास। ठीक है, इसका हम एक और एग्जाम्पल देते हैं गाड़ी का। मुझे टोयोटा की गाड़ी बनानी है, तो मैंने टोयोटा की गाड़ी का क्लास बनाया, उसमें रखा है कि यार इसका हेडलाइट कैसे होंगी, बम्पर कैसा होगा, इंजन कैसे होगी, शॉक्स कैसे होंगे, सीटें कैसी होंगी, इंटीरियर कैसा होगा, टेप कौन सा होगा, XYZ सारी प्रॉपर्टीज उस क्लास में डाली मॉडल में। अब उस मॉडल का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सारी प्रॉपर्टीज उसमें आ गई। दूसरा कार का मॉडल, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पूरी फैक्ट्री से 1000 कार के मॉडल निकाले, 1000 के 1000 एक जैसे लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 1000 के 1000 एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बने हुए, सबके पास उसी का डेटा होगा। फिर जब कस्टमर के हाथ में आती है तो अब उसकी मर्जी है, वो हेडलाइट चेंज करा है, व्हील कैप्स चेंज करा रहा है, सीटें चेंज करा रहा है। अब वो हर ऑब्जेक्ट बनने के बाद इंडिविजुअली काम कर रहा होगा, लेकिन वो प्राइमरीली क्लास का डेटा उसके पास मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत सिंपल सा एक फॉर्म बना गया कि वी डिक्लेयर अ डेटा इन अ क्लास और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, तो उस ऑब्जेक्ट के पास अपनी क्लास का सारा डेटा आ गया। ऑब्जेक्ट जब छेड़ेगा ना, तो ये अपने पास वाला जो डेटा है उसकी क्योंकि कॉपी आ जाती है, अब इसी को छेड़ रहा है। क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लास के पास प्रोटोटाइप करके वो डेटा मौजूद है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसके पास अलग कॉपी आ गई, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट्स बने, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं, हर ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के हिसाब से अलग डेटा कर रहा है। यही जावा के अंदर हो रहा है, ये पाइथन के अंदर हो रहा है, ये PHP के अंदर भी होता है। फंडामेंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यही कॉन्सेप्ट है। हम क्लास बनाते हैं, उसमें मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करते हैं, फिर उसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास वो मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स आ जाता है, फिर उसके साथ हर ऑब्जेक्ट अपनी छेड़छाड़ अलग करता है। यही प्रिंसिपली जावास्क्रिप्ट के साथ हो रहा है। डॉम मॉडल इसी चीज के ऊपर बिहेव करता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये मॉडल कहता है कि मेरा जो एक पेज है ना, वो आपका जो ब्राउजर है, वो मैंने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर तोड़ दिया, अब मैं उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और यही इसने सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है, मैं इसको फंडामेंटली यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ इस तरीके से। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि हम फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉक्यूमेंट करके। इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के पास आपकी HTML पेज के अंदर जो HTML टैग है, जो हेड टैग है, जो बॉडी टैग है, जो बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हैं, ये सारे के सारे एज अ क्लास के तौर पर बिहेव करेंगे। जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसके पास सारा वो डेटा आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगेन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि भाईजान जो वेब पेज आप बना रहे हो, वो वेब पेज को आप एज अ क्लास तस्वर करो। जब जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पास उस वेब पेज का सारा डेटा आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट के पास।
हैंस उस ऑब्जेक्ट से अब मैं आपके वेब पेज को तब्दील कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं। ये हमारे पास टिपिकली एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कंसेप्ट है कि एवरी पेज दैट यू क्रिएट इन योर ब्राउजर यूजिंग HTML बिकम्स एन ऑब्जेक्ट फॉर अ जावास्क्रिप्ट। जो एक .html करके फाइल हम सेव करते हैं ना, मैं उसको पेज कह रहा हूं। .html करके जो फाइल सेव कर रहे हैं वो उसको हम पेज कर रहे हैं। जब वो पेज करके सेव हो ना, उसमें हेड टैग आ जाएगा, ऑब्वियसली होता है। बॉडी टैग आ जाती है, ऑब्वियसली होता है। बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स होंगे वो सब के सब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के पास आ गए। उस ऑब्जेक्ट को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। यार ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, इसके पास अब जितने भी टैग्स आप डिक्लेयर करते जाओगे, इनपुट्स के, फील्ड्स के, सब की चाइल्ड इसके पास आती जाएगी। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं विंडो। एक और ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं विंडो। विंडो क्या हुआ? जो ब्राउजर की विंडो है उसको रिफर करता है। अब दो चीजें हमने बात की, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इसके पास जितना भी HTML का कंटेंट है वो सारा इसके पास आ जाता है। मींस वो डेटा जो यूजर ब्राउजर पे देख रहा है, ठीक है, जो यूजर को ब्राउजर पे नजर आ रहा है, वो सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट के कंट्रोल में आ गया, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इंटरनली और खुद ही बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जब वो डॉक्यूमेंट खुद ही बना हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके HTML में जितने टैग्स हैं, आपने 2 टैग यूज किए होंगे तो 2 आएंगे, 2 लाख टैग होंगे, 2 लाख के 2 लाख टैग उस डॉक्यूमेंट के पास आ गए। ये इतना पावरफुल ऑब्जेक्ट है। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट करता क्या है? आपके HTML को चेंज कर सकता है, आपके HTML में रद्दोबदल कर सकता है, अपनी HTML लिख सकता है, HTML को मॉडिफाई कर सकता है, जितना भी कंटेंट होगा उसको सब कुछ कर सकता है, चेंज, उसकी CSS कंट्रोल कर सकता है, CSS को चेंज कर सकता है, CSS को मॉडिफाई कर सकता है, वगैरह वगैरह। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास शहजादा विंडो करके। विंडो क्या करता है? वो ये कहता है कि यार क्योंकि HTML का सारा डेटा ब्राउजर के पास जाता है, तो मैं अब सारी चीज ब्राउजर के ऊपर दिखाऊंगा। तो अब वो पूरे ब्राउजर को भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। पूरे ब्राउजर को भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल करते हैं कि जो मेन विंडो फ्रेम है, उसके अंदर जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, जो आपकी ब्राउजर की हिस्ट्री है, जो कुकीज हैं, जिस लोकेशन से आप एक्सेस कर रहे हो, जो लिंक्स, फॉर्म्स, डेटा आपने ब्राउजर में सेव किए हैं, जावास्क्रिप्ट से हम सब रीड कर लेते हैं। तो एक और ऑब्जेक्ट है विंडो, जो आपके ब्राउजर को कंट्रोल करता है। एक ऑब्जेक्ट मैंने बताया डॉक्यूमेंट, जो आपके उस HTML पेज जो बनाया था उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स के अब ये बिल्ट इन मेथड्स हैं। ठीक है, अब मैं एक एक मेथड्स को अभी नहीं डिस्कस कर रहा, ये सिर्फ लिस्ट बनी हुई है, हम आगे इनको यूज करते हुए जाएंगे तो आइडिया हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाय ID और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, बल्कि गेट एलिमेंट बाय ID से सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और ऐड इवेंट लिस्नर लगाते हैं स्पेशली इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। डॉक्यूमेंट एक क्लास अभी हमने बताई, अब क्लास के अंदर ये मेथड्स हैं। इन मेथड से मैं HTML के डेटा को प्रोसेस करता हूं, चेंज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, ये मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं। इन मेथड्स का मैं अभी यूज बताता हूं। इसी तरीके से हमारे पास इवेंट्स आ गए। डॉम मॉडल जो है ये मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं। इवेंट्स सच एज माउस, तो माउस का ऑन क्लिक इवेंट आया, माउस ओवर का इवेंट आया, माउस आउट का इवेंट आया। फॉर्म आ गया, तो ये HTML फॉर्म हम बनाएंगे, उसके ऊपर ऑन चेंज, यूजर ने फॉर्म के ऊपर कुछ भी चेंज करेगा ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ऑन फोकस, जो टैब प्रेस करके हम फोकस पे लेकर आते हैं, ऑन फोकस पे हमारे पास आ जाएगा। ऑन ब्लर, जब फोकस हटता है तो पीछे वाला ब्लर हो जाता है। ऑन इनपुट, यूजर फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट में कोई चीज एंटर कर रहा है, ये इवेंट्स हैं जो हम कॉल कर रहे हैं। कीबोर्ड, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ये सारा हमारे पास डॉम मॉडल के तहत डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास इवेंट्स मौजूद हैं। तो डॉम क्या हुआ? बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है कि वो HTML के हर कंटेंट को बेसिकली आपके एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे देखता है। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हुआ बेसिक क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ डॉम। अब इसको हम यूज करना मैं अभी बताऊंगा कि यार हम इसको यूज कैसे करेंगे इन लेसन नंबर 3 के अंदर। हमने कहा ठीक है, आ जाते हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर। नाउ हाउ डू वी यूज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम कहते हैं कि यार सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा स्क्रिप्ट का टैग। ठीक,
सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लिखते हैं वही HTML के साथ ही है। हमने कह दिया ठीक, HTML के साथ लिखने के साथ साथ हम चले जाते हैं इसके बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का टैग, ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये मेरे HTML को बताएगा कि भाईजान अब मैं जावास्क्रिप्ट यूज करने जा रहा। इससे पहले जितना कोड था वो या तो HTML का था या CSS का कुछ पार्ट हो सकता है। CSS के लिए भी स्टाइल का टैग था हेड के अंदर। यहां पे हम कहते हैं यार ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसी को मैं यहां पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं खुद अपनी जबान में। तो मैंने सबसे पहले आके HTML बनाया, हमने कह दिया ठीक, \HTML बनाया, हमने कह दिया बहुत बेहतरीन, Ctrl+S किया, जावा अपने जहां पे कोड सेव कर रहे हो वहां पे गए JS example3.html करके हमने फाइल सेव कर दी। मेरे पास स्टैंडर्ड हमारे पास जावास्क्रिप्ट HTML का कोड आ गया। इस भाईजान के अंदर मैंने हेड टैग बना देते हैं, ठीक है, और इसी भाईजान के अंदर हम एक और बॉडी का टैग भी बना देते हैं। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड HTML आ गई। हाउ डू आई यूज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट ये कहता है कि यार कहीं पर भी सबसे पहले तो आप यूज करो स्क्रिप्ट का टैग। तो अभी मैंने बॉडी से बाहर जाकर स्क्रिप्ट का टैग लिखा है, और इस स्क्रिप्ट के टैग में मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट, DOCU डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको हम दे देंगे भाईजान जावा SCRIP स्क्रिप्ट फुल कोर्स पार्ट 1। ये मेरे पास हो गई जावास्क्रिप्ट। अभी हमने इसमें कुछ नहीं दिया, हेड ब्लैंक है, बॉडी ब्लैंक है, स्क्रिप्ट में गए, मैंने डॉक्यूमेंट लिखा। ये स्क्रिप्ट इंडिकेट करेगा इस HTML फाइल को और ब्राउजर को कि ये जो कोड आपने लिखना है ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो एवरी टाइम वी नीड टू राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड, पहली कंडीशन भाईजान आपने स्क्रिप्ट का टैग यूज करना है। हमने कह दिया ठीक, तो हमने कहा यार पहले स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट लिखा। अब डॉक्यूमेंट डॉम मॉडल के तहत में अभी हम पढ़ा कर बैठे। डॉक्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके करंट वेब पेज को रिफर कर रहा है, करंट HTML फाइल को रिफर कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट मेथड एक हमारे पास है, ठीक। अब हम डॉक्यूमेंट डॉम मॉडल के तहत काम कर रहे हैं कि डॉम क्या हुआ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसके तहत उसने आपके पेजेस को, आपके कंटेंट को एक ऑब्जेक्ट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। विंडो का एक ऑब्जेक्ट है, एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपके पूरे ब्राउजर को दिख रहा है। मैंने उसको कहा भैया डॉक्यूमेंट में जाकर राइट कर दो। राइट एक फंक्शन है जो आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने कहा जावास्क्रिप्ट का ये वाला कोड जो है, ये वाला स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स पार्ट 1 जो हमारे पास, भाईजान तुम प्रिंट कर दो। तो ये मेरे ब्राउजर के ऊपर उसने आउटपुट प्रिंट कर दिया। हमने कह दिया बहुत आला, बड़ा नेक शुगल काम किया आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कह दिया फर्स्ट क्लास भाई। अब क्या किया उसने डॉक्यूमेंट में गया, ये रहा हमारे पास डॉक्यूमेंट जो यूजर को नजर आ रहा है, उस पर राइट किया ये वाली स्टेटमेंट। बस ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा। अब स्क्रिप्ट टैग जो था ये हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को नोटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखूंगा, Ctrl+S किया, यहां पे आके रिफ्रेश किया तो वो कोड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि अब HTML को नहीं पता, ब्राउजर को नहीं पता कि ये आपने क्या हरकत की है। उसको लगेगा कि आप खुद से कुछ करना चाह रहे हो। जब तक हम स्क्रिप्ट टैग नहीं बताएंगे भाईजान को, वो उसको लगेगा कि यार आप पता नहीं क्या कर रहे हो। स्क्रिप्ट टैग मिला, अब उसको पता चला उड़ी बिस्मिल्लाह तो जावास्क्रिप्ट हजरत आ गई। अब वो उसको जैसे जावास्क्रिप्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा होगा। हमने कह दिया ठीक। अच्छा, अब ये जावास्क्रिप्ट मैं बॉडी के अंदर भी लिख सकता हूं। स्क्रिप्ट की टैग यहां पे, इसको भी मैंने कह दिया कि यार डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट राइट करो और इधर आके आप प्रिंट करा दो। उप्स, यहां पे आके प्रिंट करा दो हेलो जावा SCRIPT स्क्रिप्ट। Ctrl+S, यहां पर आए, रिफ्रेश किया तो हेलो जावास्क्रिप्ट पहले लिखा हुआ आ गया, फिर जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स बाद में आ गया। ठीक है, हमने कह दिया जबरदस्त। अब ये दोनों एक लाइन पे क्यों आई? क्योंकि उसने पहले ये लाइन राइट की, उसके बाद ये वाली लाइन राइट की। क्योंकि इंटरप्रेटर बेस्ड है, लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, तो प्रिंट के मेथड दोनों एक साइड पर है। हमने इसको न्यू लाइन का बताया नहीं है। मैं कह रहा हूं यार ये न्यू लाइन पर आ जाए, तो मैंने HTML का एक टैग डाल दिया इसके अंदर BR का। HTML का टैग जब BR का डाल के यहां पे हमने रिस्टार्ट किया, न्यू लाइन पर आ गई। हमने कहा ये क्या कहानी हुई, ये तो HTML का टैग था। उसूलन ये HTML का एज इट इज प्रिंट होना चाहिए था BR करके, लेकिन इसको कैसे पता चला? ये तो जावास्क्रिप्ट है। मैंने कहा अच्छा चले थोड़ी सी और हरकत करते हैं, इसको हम H1 कर देते हैं।
ठीक है, और कंट्रोल एस कर दिया। अब H1 क्या हुआ? H1 क्या चीज है? हेडिंग टैग, राइट? H1 हेडिंग टैग है हमारे पास, तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? बोल्ड आना चाहिए। H1 एज इट इज प्रिंट करेगा बोल्ड हेडिंग के साथ, ठीक। यस, अब इसका आउटपुट जो हमारे पास है, इसको सेव किया, यहां पर आया, रिफ्रेश किया, बोल्ड होके H1 हो गया। हालांकि ये तो HTML है, मैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू उसको बता रहा हूं कि भाईजान मैं तो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं। आउटपुट इसका फिर भी शहजादे का सही आया। क्यों सही आया? क्योंकि इंटरप्रेटर बेस्ड है, जावास्क्रिप्ट उसने एग्जीक्यूट की, डॉक्यूमेंट में गया, राइट करना है, उसने कहा ठीक है, उसने वो स्ट्रिंग उठाई, ब्राउजर ने पेज पर जब राइट करने गया तो उसको टेक्स्ट मिला, तो HTML का टैग है और ब्राउजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी HTML टैग पढ़ने की, तो उसने वहीं पे कहानी रोक ली। उसने कहा सबर सबर सबर, ये तो HTML है, तो मुझे पहले HTML को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उसने HTML भी एग्जीक्यूट कर दी, उसके बाद जो आउटपुट आया वो जनरेट किया। हैंस साबित ये हुआ कि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML भी रीड एंड राइट कर सकता हूं, जो हमने अभी पढ़कर है पॉइंट लेसन 1 के अंदर कि जावास्क्रिप्ट व्हाट इट कैन डू, जावास्क्रिप्ट कैन राइट HTML कोड एज वेल। मैं यहां पे आ गया, मैंने इधर भी वही चीज दे देंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं इसको, हाँ ऑलरेडी हो गया। अब ये ऑलरेडी क्यों हो गया? नहीं, क्योंकि हमने अब नोट करो, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब नोट करो ज्यादा से, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया हुआ है? हमने स्क्रिप्ट टैग दिया है बॉडी के अंदर, वो टैग यहां खत्म हो गया, फिर बॉडी से बाहर एक और स्क्रिप्ट शुरू हुआ, वो अलग खत्म हुआ। H1 मैंने पहले वाले स्क्रिप्ट में दिया था, मैंने क्लोज नहीं किया, तो उसने ये वाली स्ट्रिंग उठाई, पहले ब्राउजर पर एग्जीक्यूट की, फिर दूसरी स्ट्रिंग पर पहुंचा तो एग्जीक्यूट की। लेकिन क्योंकि HTML का टैग स्टार्ट था, तो ये HTML का कवानीन है कि अगर बंद नहीं करोगे तो नीचे का सारा कंटेंट उसको लगेगा कि टैग चलते जा रहे हैं। तो इवन तो ये दो अलग अलग स्क्रिप्ट में रहे, ये स्टिल कंसिडर किए जाएंगे सेम वन लाइन ऑफ कोड, मींस वो एक ही कंटिन्यूएशन। तो यहां पे भी हमारे पास चीज आ गई। इसका एक और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल मैं हेड में आ गया, मैं जावास्क्रिप्ट का ये वाला टैग इधर भी डाल दिया। अब पहली चीज, स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड फॉर जावास्क्रिप्ट, wherever I need to write a JavaScript code, भाईजान आपने स्क्रिप्ट टैग यूज करना है। पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोड स्क्रिप्ट के बगैर नहीं आता, तो जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा स्क्रिप्ट टैग लाजमी होगा। इससे हमें पता चलता है कि ये जावास्क्रिप्ट है, ये HTML है, ये स्टाइल टैग, इसका मतलब ये CSS है, या इसमें PHP या और जो लैंग्वेजेस हैं उन्होंने अपने अपने टैग्स अलग किए हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी लैंग्वेज है मनूस। आगे जब जाओगे ना तो वेब पेज में आप जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हो, CSS भी आएगी, jQuery भी आएगी, PHP भी आएगी, सब एक ही पेज के अंदर भरा हुआ होता ही हूं। तो कौन सा कोड किसका है पता नहीं चलता कि यार ये कहां से कौन सी लाइन आ रही है। एजेक्स भी उसी में आ जाती है, सब चीजें आ जाती हैं। तो इसीलिए यहां से पता चलता है कि अच्छा ये जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड है। दूसरा, जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन एंड दिस स्क्रिप्ट टैग कैन बी रिटन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और एनीवेयर इन योर कोड। मैं हेड के अंदर भी लिख सकता हूं, मैं बॉडी के अंदर भी लिख सकता हूं, मैं बॉडी के बाहर भी लिख सकता हूं। मैं हेड के अंदर 2 दफा अलग अलग स्क्रिप्ट दे सकता हूं, बॉडी के अंदर भी 10 दफा दे सकता हूं, बॉडी के बाद भी दे सकता हूं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट टैग मैंने हेड में भी दिया, मैंने स्क्रिप्ट टैग बॉडी में भी दिया, मैंने बॉडी के बाद भी दिया, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर आके फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना देते हैं, नेम का इज इक्वल्स टू, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे जिशान, ठीक, इसको सेमीकोलन दिया, तो ये नाम हमारा ऊपर डिक्लेयर हो गया। हमने कह दिया बिस्मिल्लाह। जावास्क्रिप्ट ने नाम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम var का प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे यहां पर आ गया, मैंने यहां पर आने के बाद इसको कहा कि यार इसकी जो वैल्यू है ना तुम यहां पे प्रिंट कर दो, तो प्लस नेम मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया। और फिर यहां पे आने के बाद मैंने इधर भी जावास्क्रिप्ट को कह दिया कि यार br हो जाओ, ठीक है, उप्स br हो गया, तो यहां पे ब्रेक लाइन आ गई, यहां पर आया प्लस किया, सॉरी प्लस इधर क्वेश्चन मार्क के बाद प्लस किया और नेम डाल दिया। अब मैंने ऊपर हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग बनाया, उसमें हमने वेरिएबल दिया, फिर वो वेरिएबल जो नेम है वो मैंने दूसरे जो बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट है उसके अंदर भी इस्तेमाल किया, जो बॉडी से बाहर तीसरा स्क्रिप्ट है उसके अंदर भी इस्तेमाल किया। जावास्क्रिप्ट कहता है सब अलाउड है, सोनियो जेड़ा दिल करे तेरा काम करियो, ठीक, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट जब आप डिक्लेयर करते हो तो उसका जो कोड है ना उसकी विजिबिलिटी थ्रू आउट द पेज है, उसका जो स्कोप है ना वो थ्रू आउट द पेज है।
कि जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आप शुरू में डिक्लेयर करोगे वो नीचे वाले स्क्रिप्ट को भी नजर आएगा, उसके बाद वाले स्क्रिप्ट को भी नजर आएगा। इसको हम सिंपली कहते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल या स्कोप ऑफ योर कोड। तो जावास्क्रिप्ट एक पेज का कोड पूरे पेज में इस्तेमाल हो सकता है। यस ब्रदर, वहीं पे भी आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नो प्रॉब्लम, यहां भी कर सकते हो। ठीक है, इधर भी आ जाओ, यहां पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर डाल दिया हमने। ठीक है, राइट फ्रॉम हेड, और इसको प्लस नेम यहां भी कॉल करा दिया। ठीक है, अब मेरी उम्मीद है कि चलना चाहिए। राइट फ्रॉम हेड आ गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, डॉक्यूमेंट राइट कर रहा है। अब पहले ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद बॉडी वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद स्क्रिप्ट वाला एग्जीक्यूट हुआ। ये हमारे पास तीन तरीके, स्कोप आ गया। दिस इज हाउ वी बेसिकली यूज जावास्क्रिप्ट। यही चीज हमने यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाउ वी यूज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहां पे जो लेसन नंबर हमारा 3 था उसमें हमने इसी चीज के ऊपर बात की। अच्छा, अब यहां पे टाइप जो टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट दिया हुआ है, अक्सर नेट पे एग्जांपल्स हम उठाएंगे, कुछ कोड्स उठाएंगे, पुरानी फाइल्स हैं उसमें ये टाइप मेटा डाटा दिया हुआ है, जैसे हम CSS में भी दे रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर अब ये देने की जरूरत नहीं है। सिंस 2015 एंड 16, 2015-16 के बाद ES जावास्क्रिप्ट का वर्जन हमारे पास जो आया है लेटेस्ट, उसमें अब ये चीज देने की जरूरत नहीं है, ये मेटा डाटा देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्ट इन आ गई ये चीज। ठीक है, तो इवन दो मेरे एग्जांपल्स में है फ्रॉम एन ओल्ड प्रैक्टिस, पुराना कोड है, इसमें हम यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब आपको देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने जो लेटेस्ट एग्जांपल्स थे उसमें इनका इस्तेमाल नहीं किया। पुराने एग्जांपल्स में टाइप स्लैश टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट आपको मिलेगा, आप दोगे तो कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अब आपने कहा कि 2016 के बाद इन्होंने जो नया वर्जन दिया था, 15 के बाद सॉरी, तो उसमें इन्होंने ये चीज की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी और ये चीज बिल्ट इन कर दी है कि स्क्रिप्ट टैग के साथ ये चीज बिल्ट इन है, क्योंकि स्क्रिप्ट यूज ही सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए होता है और हर दफे हो रहा होता है और कंपलसरी हो गई है। तो उन्होंने कहा यार ये बिल्ट इन कर दो। अब ब्राउजर्स को पता है कि स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट है, मुझे मेटा डेटा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे भी मैंने वही एक्सप्लेन किया कि भाईजान ये जो स्क्रिप्ट टैग है आप हेड के अंदर भी दे सकते हो, बॉडी के अंदर भी दे सकते हो। ठीक है, हमने कह दिया, जबरदस्त कहानी हुई। उसके बाद हमने हेड के अंदर क्या किया, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक फंक्शन बना दिया। डोंट वरी अबाउट द फंक्शन एंड सिंटैक्स, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फंक्शन बनाया, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन का। फंक्शन का नाम आया, ब्रैकेट दिया और इसने कुछ अपना काम परफॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज हुआ। अब ये फंक्शन मैंने हेड के अंदर बनाया है, इसको मैं बटन के ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर रहा हूं बॉडी के अंदर, बटन की ऑन क्लिक के ऊपर बॉडी के अंदर कॉल कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। गॉट इट, समझ में आई? ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल अभी आगे कराऊंगा तफसील में, तो बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा स्क्रिप्ट के अंदर। तो अब यहां भी वही कह रहा है कि आप बॉडी के अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हो। जो स्क्रिप्ट था ये फंक्शन वाला, उस फंक्शन को आप स्क्रिप्ट जो टैग में डालोगे, और वो स्क्रिप्ट टैग पहले वाले एग्जाम्पल में हमने हेड में दिया था, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में बाद में कर दिया। अब ये कर क्या रहा है, हमने एक मेथड पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने पढ़ा था आउटपुट जनरेट करने के लिए। ये एक्चुअली दूसरा तरीका है आउटपुट जनरेट करने के लिए, जावास्क्रिप्ट में ये दूसरा तरीका है आउटपुट जनरेट करने के लिए। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं बता रहा हूं भाईजान के पैराग्राफ टैग में जाओ, एक हमने id इज इक्वल टू डेमो किया और अब पैराग्राफ एक टैग बना दिया। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास कॉमनली यूज की हुई थी CSS में। यहां पे हमने कह दिया कि यार एक पैराग्राफ टैग है, उसके नाम है id डेमो, फंक्शन बना दिया। ठीक है, उस फंक्शन को कहा कि जब डॉक्यूमेंट में जाओ, अब मैंने कोड लिख रहा हूं, अब ये आउटपुट जनरेट कराने के लिए डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय id करो, एक एलिमेंट होगा, बल्कि इसको मैं खुद ही करके दिखा देता हूं यार, ये ऐसे मुझे ना कोड पढ़ा पढ़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैं इधर आ गया, लेट मी क्रिएट ए न्यू फाइल, और ये तो फिर वही हो जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल 3, कंट्रोल A कंट्रोल C, मैं इसमें सारा कोड कॉपी पेस्ट करके सिर्फ स्क्रिप्ट का टैग हटा दिया। ठीक है जनाब, ये स्क्रिप्ट का टैग हमने हटा दिया, कंट्रोल S कर दिया, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में गए, JS example4.html, इसको भी हमने HTML करके सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल H1 जावा SCRIPT एग्जाम्पल बल्ब का,
BULB बल्ब, ठीक है। और पैराग्राफ इसकी हम आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल्स टू BULB बल्ब, बल्ब इज ऑफ कर लेते हैं, BULB बल्ब इज ऑफ, ठीक है। तो ये बल्ब इज ऑफ का हमने एक टेक्स्ट बना दिया, पैराग्राफ आ गया, हमने कह दिया ज़बरदस्त। तो ये मेरे पास इसका आउटपुट इधर आ जाएगा, इसको इधर हम खिसका लेते हैं। हमने कह दिया ठीक है भाई ये तो हो गई कहानी। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, तो मैं हेड में आ जाऊंगा, मैंने एक टैग बना दिया स्क्रिप्ट का, ठीक है। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन मीन्स अ पीस ऑफ कोड, आई एम श्योर हमने प्रोग्रामिंग में पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने कह दिया कि BULB बल्ब ऑन, और एक हम फंक्शन बना दिया, नाम दे दिया हमने बल्ब ऑन का, ठीक, कोई भी फंक्शन का नाम हो सकता है। इस फंक्शन को अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि यार मेरे डॉक्यूमेंट में जाओ, DOCU, डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसके अंदर जाओगे, डॉट लगाया, इसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी करो। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब ये हुआ कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट है जिसकी एक आईडी है। कौन सी आईडी है, हमने कह दिया कि यार उसकी आईडी है BULB बल्ब। तो मेरे इस डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट मौजूद है जिस भेजा का नाम मैंने बल्ब रखा हुआ है। उस भाई को पकड़ के ले आओ। उसको जब तुम पकड़ के लाओगे ना, तो डॉट उसके अंदर एक और हरकत मौजूद है, इनर HTML, क्योंकि हमें पता है कि HTML का भेजवाजन कोड है। तो ये जो कोड, उस जो बल्ब पकड़ के लाओगे ना आईडी का, उसकी डॉट इनर HTML लाओ, और उस इनर HTML को इज इक्वल्स टू क्या कर दो, BULB बल्ब इज ऑन, सेमीकोलन। हेंस जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस पैराग्राफ में जाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी से इसकी आईडी पकड़ेगा, और फिर इनर HTML से इसकी अंदर वाली HTML उठाएगा, और इज इक्वल्स टू इस HTML को हमने तब्दील कर दिया, उप्स BU, हमने HTML को तब्दील कर दिया। दिस इज हाउ वी चेंज HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं अब किसी भी HTML टैग के कंटेंट को चेंज कर सकता हूं। अगर पैराग्राफ है तो टेक्स्ट, इमेज है तो इमेज, साउंड है तो साउंड, फॉर्म है तो फॉर्म, कुछ भी आप करने जाओ यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। के डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने अभी प्रेजेंटेशन बताया था, एक मेथड हम यूज करते हैं। इस मेथड का काम किया कि एक एलिमेंट ढूंढ के लाएगा जो मेरे HTML में है, जिसका नाम होगा बल्ब। अब इसके अंदर हम आगे क्या करेंगे, इस मेथड को मुझे कॉल कराना है। कॉल कराने के दो तरीके, एक तरीका तो ये कि जब मैं यहां पे आ जाऊं, एक और स्क्रिप्ट टैग बना दिया बॉडी के बाहर, अंदर भी बना सकते हैं, वैसे मैं एक्सप्लेन कर बेटा, आपकी मर्जी, कोई शर्त नहीं है, जहां दिल करे करो, ठीक। मैंने बॉडी के बाहर कर दिया, अपनी मर्जी। यहां पे मैं कॉल करा दूंगा भाईजान बल्ब ऑन को। तो ये पहला तरीका हुआ, ठीक। कंट्रोल किया S, और इसको हमने कह दिया कि यार ये वाले कोड में जाओ, अभी बल्ब ऑफ है, मैंने कंट्रोल R किया, बल्ब ऑन हो गया। बल्ब ऑन कैसे हुआ, बल्ब ऑन को तो हमने ऑफ किया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया, तो पहले ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि सबसे पहले ऊपर ये आ रहा है, फिर HTML पे एग्जीक्यूट हुई क्योंकि ये पहले आ रही है, फिर इसके बाद जब यहां पहुंचा तो हमने इस ऊपर वाले बल्ब को कॉल किया। अगेन यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि उसकी विजिबिलिटी जावास्क्रिप्ट की कोड में थ्रू आउट रहती है। तो हालांकि मैंने फंक्शन हेड में बनाया है, मैं बॉडी के बाद वाले स्क्रिप्ट में उसको कॉल करा रहा हूं। तो जब मैं कॉल करा रहा हूं तो ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस पैराग्राफ टैग के कंटेंट को तब्दील कर रहा है। अब इसका फिर उसने जो एग्जाम्पल दिया हुआ था कि एक और बटन बनाया, बटन, ठीक है, और उस बटन का कोड में जाके उसने लिख दिया है ऑन क्लिक, ऑन CLIC के क्लिक, ठीक है, टर्न BULB बल्ब ऑन, ठीक है। एक हमने बटन बना दिया, कंट्रोल S। अब लॉजिक ये मेरी कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरा बल्ब ऑन हो। अभी तो पहले से खुद ही हो गया क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल करा दिया था। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तब ये वाला फंक्शन कॉल हो। तो यहां से जो ये कोड था इसको मैंने हटा दिया, कमेंट कर देते हैं इसको सिंपली, ओप्स, इससे पहले कमेंट कर दिया।
अब इसके अंदर हमने एक इवेंट कॉल किया हुआ है ऑन क्लिक का जावास्क्रिप्ट का, और इसके अंदर हम फंक्शन दे देंगे कि भाईजान ऑन बल्ब ऑन का BULB और ऑन हो जाओ बस। व्हाट, अच्छा इसमें अब सेमीकोलन देने की ऐसे नीड नहीं है, ये इनबिल्ट स्टेटमेंट कहलाती है। अब हमने क्या किया, HTML का कोड लिखा बटन का, उसमें एट्रीब्यूट ऐड किया ऑन क्लिक का। जब ऑन क्लिक होगा तो उसके आर्ग्यूमेंट में मैंने जावास्क्रिप्ट कॉल करा दी। अब यहां पे मुझे स्क्रिप्ट टैग देने की जरूरत नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, क्योंकि इवेंट के साथ है, बिल्ट इन है, एज एन आर्ग्यूमेंट के तौर पर स्क्रिप्ट टैग अब बिल्ट इन है। अब मुझे स्क्रिप्ट टैग लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट ने अपने फंक्शन को कॉल कराया बल्ब ऑन को। अब क्या होगा, कंट्रोल S, पेज में गए, यहां पे आके रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट बल्ब ऑफ था, मैंने टर्न ऑन किया तो बल्ब मेरा ऑन हो गया। इसी तरीके से मैं एक और बटन लगा सकता हूं बल्ब ऑफ का, जिससे मैं बल्ब को ऑफ भी कर सकता हूं। वो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी शहजादे को हमने किया कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब इसको मैं नाम दे देता हूं बल्ब ऑफ का, कि यार तुसी ऑफ हो जाओ। अब ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अब मैं यहां भी एक फंक्शन बना सकता हूं, FUNC फंक्शन बना दो, BULB बल्ब ऑफ का, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं यहां बनाए, मैं ऊपर भी बना सकता हूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे। तो भले मैंने बाद में रखा हुआ है, उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं नीचे रखो, सिर्फ बात समझाने का मतलब है। मैंने नीचे आ गया, अब मैं अगेन वही चीज रिपीट करूंगा कि भाईजान डॉक्यूमेंट में जाओ, DOCU डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करो। एक एलिमेंट हो गई मेरे HTML में जिसकी ID होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया BULB बल्ब, नाम हमने कोई भी रख दिया। जब ये एलिमेंट लेकर आओगे तो मेरे पास, तो डॉट उसकी इनर HTML, उसका जमीर तब्दील कर दो। उसके जमीर में जहां पे पहले ऑन लिखा था, अब यहां पे आप दे दो BULB बल्ब इज, उप्स बल्ब हो गया, बल्ब इज ऑफ, कंट्रोल S, ठीक है। तो अब जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको मैं ऑफ कर दिया, यहां पे चले गए, ठीक है, कंट्रोल रीसेट किया, बल्ब ऑन हुआ, बल्ब ऑफ हुआ, बल्ब ऑन हुआ, बल्ब ऑफ हुआ। ये चीज कहलाती है इंटरएक्टिविटी। मैंने अभी अपने हिसाब से, अब इसी तरीके से हम गेम्स बना सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। दो चीजें यहां पे हमने की, फंक्शन बनाने का तरीका देखा कि यार फंक्शन कैसे बन रहा है, फंक्शन में ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं, बात एक ही है। दूसरी, तीसरी चीज बटन बना के उस पर ऑन क्लिक का इवेंट हमने देखा, ये एक और तीसरी चीज। चौथी चीज हमने देखी कि यार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इनर HTML, तो इनर HTML से मैं डेटा के कंटेंट को जो है वो तब्दील कर रहा हूं HTML के कंटेंट। तो 4-5 चीजें हमने एक साथ इसी एग्जाम्पल में कवर कर दी। यही 4-5 चीजें हमारे पास यहां पर भी वो डिस्कस कर रहा था, ठीक है। कि आप हेड के अंदर जाओ, ये एग्जाम्पल वही है। अगेन मुझे कोड पढ़कर समझाने जरा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। यहां भी वही हो रहा है कि अब की बार उसने फंक्शन नीचे कर दिया, ये कोड ऊपर है, ठीक है। तो ये बटन का कोड उसने यहां पे भी लिखा हुआ है, पैराग्राफ चेंज कर दिया, मैंने बल्ब का एग्जाम्पल यूज किया था। फंक्शन कॉल किया उसने, माय फंक्शन। तो बात करने की हुई कि आप जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी लिख सकते हो, हेड के अंदर भी नीचे भी। आ जाते हैं आउटपुट्स। अब ये भी वेरी क्विकली चले जाते हैं। आउटपुट जनरली हम प्रिंट को कहते हैं, डेटा को आउटपुट जनरेट करने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आउटपुट हम 4 तरीकों से जनरेट करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आउटपुट 4 तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम वो भी अभी कर आए। दूसरा इनर HTML से, वो भी हम कर आए। तीसरा विंडो डॉट अलर्ट। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था, डॉम के अंदर विंडो का भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के तहत बेसिकली नाउ यू कैन जनरेट एन अलर्ट मैसेज टू द यूजर। और चौथा तरीका कंसोल के ऊपर है। ये चारों तरीके हैं जो हमने यहां पे डिस्कस किए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो इनर HTML से हमने अभी इनर HTML से चेंज किया, ठीक है। तो हमने पैराग्राफ बनाया, ID उसकी दी डेमो बना दी। फिर हम डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करो, एक ऐसे एलिमेंट जिसकी ID डेमो हो, इनर HTML में जाके आप उसका कंटेंट तब्दील कर दो। क्या देना चाह रहे हो अब आपकी मर्जी, स्ट्रिंग आ रहा है 5+6 कर रहे हो, आपकी मर्जी, नंबर फॉर्म में आ गया। ये एक तरीका रहा। दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, ये भी हम अभी कर आए।
कि माय फर्स्ट पेज पैराग्राफ आ गया, हेडिंग, दूसरी हेडिंग आ गई, इसमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लग दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 + 6, तो 5 और 6 को प्लस करके जो जवाब आएगा वो वेब ब्राउजर के ऊपर हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके हमने देखे। तीसरा तरीका है अलर्ट का। अलर्ट का मैं एग्जाम्पल यहां पे करा देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आ गया हमारे कोड के अंदर, वाला, ठीक है। अब यहीं पे मैं बटन के ऊपर अलर्ट दे देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल बल्ब ऑन किया था, मैं यहां पे चला गया, जो आउटपुट इधर आ रहा है मैं यहां पे लिख दूंगा, आप क्या चीज, विंडो में जाओ, डॉट एक मेथड यूज करो भाईजान का अलर्ट, और यहां पे दे दिया बल्ब ऑन हो गया है। ठीक, हमने स्ट्रिंग लिख दी। अब इसका मतलब ये कि जब मैं स्ट्रिंग में जाऊंगा, इस पेज को किया रिफ्रेश, बल्ब ऑन पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास मैसेज आ गया, बल्ब ऑन हो गया। भाई कितने करोगे आप, ओके, ये मैसेज आपका ऑटोमेटिकली का चला गया। फिर दोबारा मैंने बटन पे क्लिक किया, फिर दोबारा अलर्ट आ गया। तो ये तीसरा तरीका है आउटपुट जनरेट कराने का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनर एचटीएमएल से एचटीएमएल को चेंज करो, या विंडो वाले ऑब्जेक्ट को यूज करो। अच्छा, विंडो को हम बटन के ऊपर यूज किया हुआ है, तो जब बटन क्लिक होगा तो विंडो आएगा। आप चाहे तो बगैर उसके भी कर दो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसका मतलब ये कि पेज लोड होगा, आपके पास हर दफे अननेसेसरी मैसेज आ रहा होता है। ठीक है, तो अक्सर हमारे पास अननेसेसरी मैसेज आते हैं ना, किसी वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं, जैसी वेबसाइट खुलता है नोटिफिकेशन ब्लॉक करना, अलाउ नोटिफिकेशन करना, पॉपअप आ जाना, तो वो हम हेड के अंदर रख के अलर्ट विंडो डाल देते हैं कि जब तक ओके नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। तो वो ओके और कैंसिल का मैं पूछ रहा होता है। बहरहाल, तो ये तीसरा तरीका है अलर्ट जनरेट कराने का। चौथा तरीका हमारे पास आ जाता है यहां पे कंसोल के ऊपर, जिस पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, कि भाईजान एक कंसोल डॉट लॉग है, ये कंसोल आउटपुट है। ठीक है, साड़ी अंग्रेजी भी खत्म हो गई है। यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग पे काम कर रहे हैं। अब कंसोल डॉट लॉग क्या करता है कि जब मैं ब्राउजर पर आऊंगा, इसको अगेन रिफ्रेश किया, ब्राउजर को फिलहाल फुल स्क्रीन पे कर दिया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, तो मेरे पास इंस्पेक्टर एलिमेंट ओपन हो गया। कंट्रोल, अब ये गूगल क्रोम है तो उस पर कंट्रोल शिफ्ट आई है, कहीं पे इंस्पेक्टर कहलाता है, कहीं पे डेवलपर मोड कहलाता है, तकरीबन सबके अंदर शॉर्टकट की यही है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक एलिमेंट है, तो यहाँ से आपका एलिमेंट्स में जो HTML के कोड है सारा, हर वेब पेज का आप आराम से चेक कर सकते हो। तो ये उसका कोड आ गया। ऑन क्लिक बल्ब ऑन बल्ब ऑफ, देखो पूरा आपको बता रहा है, मैंने कह दिया ठीक है। यहीं पे कंसोल का एक टैब दिया होता है। अब जैसे ही मैंने बल्ब ऑन पे क्लिक किया तो मेरे पास बल्ब ऑन हो गया, अलर्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि अलर्ट के बाद मैंने कंसोल लिखा था, तो जब इस पे मैं ओके करूंगा तो उसके बाद ये अलग कोड आ गया। ये कंसोल वाला आउटपुट है। तो ये चौथा तरीका है आउटपुट जनरेट कराने का। कंसोल पे जो आउटपुट है वो यूजर को नजर नहीं आएगा। ये उमूमन एज ए डेवलपर इस्तेमाल करते हैं डीबगिंग पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, आउटपुट चेक करने के लिए, एरर मैसेज चेक करने के लिए हम कंसोल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, शहजादी एरर जरूर देती है। ठीक, ये वाली लैंग्वेज हमें एरर देगी। HTML में एरर नहीं थे, CSS में एरर नहीं थे, टेंशन नहीं था, जिंदगी सुकून में थी। यहाँ पे हमारी एक आंख कंसोल पर होनी लाजमी है, तो कंसोल पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे मैं कंसोल पे डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 5 + 6, एंटर प्रेस किया, 11 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरी मर्जी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल पे भी कोडिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का समझो कंसोल का कोड आ गया। कंसोल पे हमारे पास आउटपुट भी आएगा, एरर भी आएगा। तो जब मैंने बल्ब ऑन पे क्लिक किया था तो अलर्ट आया और कंसोल पे क्लिक हो गया। ये कंसोल पे आउटपुट है। कंसोल पे आउटपुट जनरेट कराने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। विंडो की अलर्ट जनरेट कराने के लिए विंडो डॉट अलर्ट इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML यूज करते हैं किसी भी HTML का कंटेंट तब्दील करने के लिए, HTML टैग का कंटेंट, एज लॉन्ग एज आईडी आपने रखी हुई हो तो। और चौथा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये 4 तरीके हैं जिनके तहत हम HTML जावास्क्रिप्ट के थ्रू आउटपुट जनरेट करते हैं। तो राइट हो गया, अलर्ट हो गया, कंसोल डॉट लॉग हो गया, इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव अ प्रिंट मेथड और प्रिंट फंक्शंस। तो विंडो डॉट प्रिंट जो है हमारे पास यूजली इसमें विंडो प्रिंट का मेथड काम नहीं करता। द एक्सेप्शन है कि आप विंडो डॉट प्रिंट को यूज कर सकते हो ब्राउजर के ऊपर कंटेंट प्रिंट कराने के लिए, लेकिन ये बहुत कम रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये ब्राउजर के थ्रू हम आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं। यूजर को हम डॉक्यूमेंट के थ्रू दिखा रहे होते हैं, तो ये ब्राउजर के थ्रू वेब पेज पे आउटपुट आ रहा होता है, तो ये चीज रेकमेंड नहीं की जाती। ठीक है, तो ये 4 स्टैंडर्ड तरीके हुए हमारे पास
आउटपुट जनरेट कराने के। आ जाते हैं आगे वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक, नाउ नेक्स्ट लेसन में वेरिएबल्स। हाँ बहुत टाइम पड़ा, 1 घंटा पड़ा है। ना ना ना, ना भाग जाओगे, भाग जाओगे। इंटरेस्टिंग है ना। आई थिंक 5:45 पे है ना जमात, 5:15 बजे। चलें 5:15 बजे तक तो खत्म कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, सारी जावास्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट का बेसिक पार्ट्स है यार ये। मैंने इससे पहले बताया 68 लेसन हैं, ये 5वां चल रहा है। तो ये टॉपिक बाई टॉपिक लेसन बनाया ना मैंने। तो अब देखो ये एक टॉपिक खत्म किया, अभी दूसरे 5वें टॉपिक पे है। ऐसे कितने 68। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि सारे हम करवाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मैक्सिमम मेजर जो चीज़ें हमने कराएंगे, तो इसमें अभी 10 रखी हैं इस प्रेजेंटेशन में। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना, 10 तक काफ़ी रहेगा। तो ये पार्ट 1 होगा, फिर इसी तरह नेक्स्ट वीक जो होगा तो उसमें थोड़ा सा बाकी की चीज़ें हम कंप्लीट करने की करेंगे। चलें, सो लेसन नंबर 5 पे आ जाते हैं नाउ। वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ओके, वेरी क्विकली, एज अ प्रोग्रामर यू ऑलरेडी नो व्हाट अ वेरिएबल इज। वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग आर बेसिकली यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। वैल्यू का मतलब ये 5, 6 नंबर, 10 स्ट्रिंग डेटा जो होता है। जब उसके ऊपर हम काम करते हैं तो उसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ता है। हम डायरेक्टली वैल्यू के ऊपर काम नहीं करते, वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, लग रहा है ब्रेक चाहिए होगी। ठीक है, सो वेरिएबल बेसिकली होता है, वेरिएबल्स इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर द वैल्यू, दैट होल्ड्स द वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम उसको वेरिएबल में डाल के फिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने कह दिया ठीक। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल इस्तेमाल करने के 4 तरीके हैं। एक वेरिएबल प्रीफिक्स के साथ, एक लेट प्रीफिक्स के साथ, एक कांस्टेंट प्रीफिक्स के साथ और एक अनडिफाइंड कहलाता है, कुछ भी नहीं। मजे की चीज है कि जावास्क्रिप्ट में जब हम वेरिएबल्स डेटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं तो देयर इज नो डेटा टाइप नेसेसरी टू मेंशन। जावा में हमें इंटीजर लिखना पड़ता है, इंटीजर, बाइट, फ्लोट, शॉर्ट, कैरेक्टर, लॉन्ग। C++ में जाएं तब भी हमें बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, फ्लोट, स्ट्रिंग बतानी पड़ती है। पाइथन में जाएं तब भी हमें, पाइथन में क्या करना पड़ता है वेरिएबल के लिए, टाइप बतानी पड़ती है, राइट? याद है? लॉ पाइथन में नहीं बतानी पड़ती। सिमिलरली इन जावास्क्रिप्ट हमें टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली 3 प्रीफिक्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल var x इज इक्वल्स टू 5 लिखेंगे तो 5 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, खत्म। अब जो भी इसकी टाइप होगी, डेटा टाइप ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। अगर ये नंबर है तो नंबर टाइप बन गई, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बनेगी, डेसिमल देंगे तो फ्लोट टाइप बन जाएगी, ट्रू एंड फॉल्स देंगे तो बूलियन बन जाएगी। बस हमारा काम है सिर्फ var लिखना या लेट लिखना। let लेट लिखोगे तब भी बात वही है, वेरिएबल लिखोगे तब भी बात वही है। वेरिएबल दिया 5, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यूजिंग कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट लगाओगे तो आपका कॉन्स्टेंट हो गया। कॉन्स्टेंट का मतलब ये कि अब ये फाइनल हो गया। जावा में हम फाइनल का लफ्ज यूज करते हैं, मींस एक दफा इसकी वैल्यू आपने डिफाइन कर दोगे, अब आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड हो गई, 5 तो 5। अब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट कहलाता है। सो उमूमन समटाइम्स हम कांस्टेंट्स को ज्यादा यूज करते हैं ताकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जहां पे वैल्यू चेंज हो रही है वहां पे फिर मैं वेरिएबल या लेट करूंगा। और अगर बहुत ही ज्यादा इंजॉय करना है तो तीनों कुछ नहीं करो, सिंपली x इज इक्वल टू 5 करो, तब भी अलाउड है। अब क्योंकि 5 नंबर है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली नंबर कर देगा। तो जावास्क्रिप्ट में ये तीनों तरीकों से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, जब हम var यूज करते हैं तो ये प्रीफिक्स कहलाता है क्योंकि इसमें कोई डेटा टाइप नहीं है। तो प्रीफिक्स var आ गया, var यूज कर सकते हो। जो आगे आप डेटा टाइप दोगे वो उसके ऑटोमेटिकली टाइप बन जाएगी। इसमें हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर है। आप उसमें नंबर दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं, बूलियन दे सकते हैं। सिंपली var लिखेंगे, var नंबर 1, ठीक है, var नंबर 1 आ गया इज इक्वल्स टू 5, तो var नंबर 1 आ गया। इसी के बाद इसमें एक कहाँ गया,
ठीक है, सॉरी मैं पॉइंटर ढूंढ रहा था, इसमें रेड डॉट आया था तो ये नजर सही से आ रहा होता है। बहरहाल वेरिएबल नंबर 1 हमने डिक्लेयर किया 5, नंबर 1 हमने किया 3, वेरिएबल नंबर 1 प्रिंट कराया, वेरिएबल नंबर 1 प्रिंट कराया, 3 3 आ गया। अब यहां पे दो चीजें हुई, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, नंबर 1 किया इज इक्वल्स टू 5, फिर नंबर 1 किया इज इक्वल्स टू 3। इस चीज को कहते हैं रीडिक्लेरेशन। हाँ, इस चीज को हम कहते हैं रीडिक्लेरेशन। रीडिक्लेरेशन का मतलब यह कि एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नंबर दिया 1 कर दिया, फिर दोबारा मैंने नंबर 1 वही वेरिएबल नेम यूज किया और 5 कर दिया, तो वेरिएबल मेरा रीडिक्लेयर हुआ है, वेरिएबल मेरा रीडिक्लेयर हुआ है, जिसकी वजह से अब जब मैं यहां प्रिंट कराने जाऊंगा तो 3 3 प्रिंट हो रहा है, लेकिन एरर कोई नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, एरर कोई नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज आ जाती है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये सारा चीज हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रिंग के साथ जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हम करते हैं कि नंबर 1 डिक्लेयर किया, नंबर 1 को +5 से किया, वैल्यू इस पर आ जाएगी, नंबर 2 किया, नंबर 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 की, जो भी जवाब आएगा वो नंबर 2 में चला गया। सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो वेरिएबल स्टोर अ वैल्यू, दैट वैल्यू कैन बी एन आंसर, दैट वैल्यू कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो यहां पे अभी हम क्या कर रहे हैं, दो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी जवाब आएगा वो नंबर में असाइन हो गया। फिर इसी नंबर की वैल्यू उठाई मैंने, दोबारा यहां पर डाली और फिर इसको -6 किया, तो जो प्रीवियस वैल्यू यहां पे जवाब आया था उसको -6 किया, जो नया जवाब आएगा वो यहां चला गया, फिर मैंने नंबर 2 डिक्लेयर किया। तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। इसी तरीके से हमारे पास लेट वेरिएबल आ जाता है, लेट भी सेम चीज करता है, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन, सेम मैथमेटिकल चीजें, नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन लेट प्रीफिक्स एंड वेरिएबल प्रीफिक्स, वो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वापस यहां पर गया, कोड में आ जाते हैं और मैं अपने स्क्रिप्ट पर आ गया। ठीक है, बल्कि इसको सेव करा देते हैं, मैं इस वाले स्क्रिप्ट पर आ जाता हूं जहां पे मैंने वेरिएबल ज़िशान क्रिएट किया था। ठीक है, यहां पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूं नेम का, इज इक्वल्स टू, और मैंने अली का बना दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा। ठीक, नाउ दिस इज अ MCQ क्वेश्चंस, उमूमन इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आते हैं, आगे अगर आप सर्टिफिकेशंस पे जा रहे हैं तो वहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर बहुत डिफरेंट है एज पर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन इस चीज को गौर से देखो, ये मैं भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता हूं। एक वेरिएबल बनाया मैंने नेम के नाम से, उसमें वैल्यू डाल दी ज़िशान, मैंने एक और वेरिएबल डाल दिया नेम के नाम से अली, मैं यहां पे आके नेम को प्रिंट कराया, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक, एरर क्यों नहीं आएगा? ठीक, एरर क्यों आएगा? हाँ ठीक, अब एक चीज नोट करो, ये दो वेरिएबल लिखा, एक दफा मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर दोबारा मैंने वेरिएबल लिखा, ठीक, और दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर किया। अगर तो ये जावा होती तो भाईजान ने कंपाइल टाइम एरर खड़े कर देने थे, सी शार्प होती कंपाइल टाइम एरर है, पाइथन है तो कंपाइल टाइम एरर है, जावास्क्रिप्ट है कोई एरर नहीं, जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगा। ठीक, क्यों एरर नहीं आएगा? भाईजान अलाउ करता है। ठीक, क्यों अलाउ करता है? कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल प्रीफिक्स के साथ जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है, इस वार के प्रीफिक्स को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। ये रीडिक्लेरेशन कहलाती है कि मैंने इसको दोबारा डिक्लेयर किया, जावास्क्रिप्ट ने अलाउ किया हुआ है। हाँ, बात समझ में आई? ये बहुत की चीज है, क्योंकि ये बाकी प्रोग्रामिंग से हटकर कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने कहा ये उमूमन MCQs में आता है, एंट्री टेस्ट में आता है, एग्जाम्स में अक्सर आता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है कि मैंने वार नेम किया एक वेरिएबल, उसमें वैल्यू डाल दी XYZ, मैंने एक और वार नेम दोबारा बनाया, उसमें वैल्यू डाली ABC, प्रिंट कराया वार, कौन सी चीज प्रिंट होगी? ABC, जो सेकेंड आंसर है। क्यों एरर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है। मैं अभी वही तो आ रहा हूं एग्जैक्टली ना। ठीक है, कंट्रोल S किया, अली प्रिंट किया उसने। ठीक है, अब यहां पे इसीलिए क्योंकि वो इसको एज अ स्टैंडर्ड वेरिएबल जब है, तो यहां पे उस वेरिएबल को रीडिक्लेरेशन अलाउ करता है। ग्लोबल का वर्ड हम यूज नहीं करते, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल रीडिक्लेयर हो गया, अब नई वैल्यू आ गई उसमें। ठीक है, फर्स्ट वाला इसीलिए प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि उसको दूसरी लाइन में आपने नया वेरिएबल दिया।
इस सिंपल को हम कहते हैं रीडिक्लेरेशन, कि वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना अलाउ करता है। यहीं पे अब मैं आ जाता हूं इधर, मैंने लिख दिया लेट माई नेम, या फॉर एग्जाम्पल फादर नेम कर लेते हैं, फादर नेम इज इक्वल्स टू AHMED अहमद, और लेट फादर नेम इज इक्वल्स टू ZUBIR जुबैर। ठीक, अब मैंने लेट यूज किया। लेट बाय द वे 2015 के बाद आया। 2015 में इन्होंने जावास्क्रिप्ट का अपडेटेड वर्जन आया था, ES6 आई थिंक कहलाता है शायद। उसके बाद ये लेट इंट्रोड्यूस उसके बाद में हुआ है। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये वार यूज होता था या अननोन होता था, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती थी। एक ही वेरिएबल को आप 2 दफा डिक्लेयर कर सकते हो। तो लेट बनाया, और लेट और वार में सिर्फ यही प्राइमरी डिफरेंस याद रखने वाला यही है कि लेट के अंदर रीडिक्लेरेशन नहीं होती। अब जब आप इसको बनाओगे, यहां पर आओगे, मैंने रिफ्रेश किया पेज को, तो मेरे पास एरर आ गया। नाउ कंसोल खोल के रखेंगे तो हमें एरर नजर आएगा, एफ नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। एफ नेम जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, नेम पर नहीं आया, एफ नेम फादर नेम पर आया कि यार फादर नेम जो है वो आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो। लेट के अंदर जब भी आप यूज करोगे तो वेरिएबल 2 दफा डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल्स के हिसाब से जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये उमूमन मैंने कहा इंटरव्यू क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं या एंट्री टेस्ट के हिसाब से या एग्जाम्स के हिसाब से ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक, हाँ, अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं ये हटा दूं, अब क्या आना चाहिए? ठीक है, अब मैं यहां पर आ गया, इधर गया, रिफ्रेश किया, एरर खत्म हुआ। ठीक है, अब क्योंकि आपने इसके आगे लेट हटा दिया तो ये अननोन हो गया और उसको अपने नए सिरे से डिक्लेयर करना अलाउड है। ठीक, इन अदर वर्ड्स ये नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना हुआ, तो इसको हम री इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं, री असाइनमेंट कहता है। अगेन 2 वर्ड्स मैंने यूज किए, इसको हम कह रहे हैं रीडिक्लेरेशन, रीडिक्लेरेशन। ठीक है, और यहां पे हमारे पास आ गई रीअसाइन। ठीक है, रीअसाइन कही है वैल्यू कि इस वेरिएबल को मैंने रीअसाइन किया है और इसको मैंने रीडिक्लेयर किया। फर्क होस्टिंग नहीं यार, होस्टिंग मैंने वर्ड नहीं यूज किया है प्रोग्रामिंग में। मैं समझ नहीं रहा, पहले यूज कर रहे होते हैं। उसको होस्टिंग कहते हैं, होस्टिंग। यार मैंने नहीं सुना, होता होगा, मैंने नहीं सुना ऑनेस्टली बताऊं मैं तो। ठीक है, चलें, सो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि यार रीडिक्लेरेशन एक वेरिएबल है, अगर वार है तो मैं रीडिक्लेयर कर सकता हूं, अगर लेट हुआ तो मैं वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, एरर आ जाएगा। तो मुझे फिर लेट हटा के नॉर्मल करना पड़ेगा, तो ये रीअसाइन हो जाएगा कि अब यही एफ नेम है पर इसकी वैल्यू मैं रीअसाइन कर रहा हूं, उसकी नई वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एरर हमारे पास खत्म हो गया। यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो हम यूज करते आ रहे हैं इसके अंदर, लेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट का तो फंडा ही सिंपल है, ये भी रीडिक्लेयर नहीं करता, रीअसाइन नहीं करता, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनल कांस्टेंट हो जाती है, उसकी वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि चेंज ही नहीं हो सकती इसलिए वो रीडिक्लेरेशन भी नहीं है, रीअसाइनमेंट दोनों इसमें नहीं होती। तो ये वेरिएबल्स की बेसिक चीज है। अब इसमें एक स्लाइड मैंने बीच में ऊपर कर गया था डेटा टाइप्स की। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर देयर आर फ्यू डेटा टाइप्स दैट वी यूज, लेकिन हमें डायरेक्टली इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमें जरा पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम नंबर कहते हैं। तो 12 इंटीजर है, हम सिर्फ 12 यूज करते हैं, उसको ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्म में उठा रहा होता है। ठीक है, माई वेरिएबल माई इंटीजर हमने 12 दिया बस, तो इसकी जो डेटा टाइप है 32 बिट की, वो ऑटोमेटिकली खुद ही उठा रहा होता है। इसमें एक लॉन्ग वेरिएबल आ जाता है जिसमें बहुत लॉन्ग वैल्यू आ रही होती है, बड़ी वैल्यू आती है, वो 64 बिट पे खुद ही उठा रहा होता है। हम सिर्फ उसको जैसे ही लॉन्ग वैल्यू देंगे जो इंटीजर की रेंज से बढ़ेगी तो लॉन्ग हो जाती है। फ्लोट डेसिमल वैल्यू कहलाती है। डबल, जिसमें डबल बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू आ गई। बुलियन ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है हमारे पास। नॉट अ नंबर, NaN हम एक पैरामीटर लिखते हैं कि इट्स नॉट अ नंबर, नल वैल्यू समटाइम्स इसके तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नल वैल्यू का अलग नल पैरामीटर ही आता है।
ये सिंपली डेटा टाइप्स हैं। अगेन हमने सारी जगह पे वार 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 या लेट करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंटरनली वो खुद ही उसकी डेटा टाइप्स को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहे वेरिएबल्स की कहानी। यहां तक बात क्लियर हुई? एक्सीलेंट। अब आ जाते हैं आगे की चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अब इसमें मैंने लूप्स एंड कंडीशंस यूज़ किए हुए हैं। हालांकि मेरा जो भी इरादा है कि मैं लूप्स और कंडीशन से पहले वेरिएबल्स, ये हुआ 5वां लेसन। लेट कॉन्स्टेंट्स को भी हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब लूप्स लॉजिक्स के से पहले ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अगेन इसमें डिस्कस करने के लिए कोई चीज़ ज़्यादा है नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बेसिकली हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कहलाते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह। ठीक है, तो वो वाले सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम बड़े आराम से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? जो कि इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल वाला, कि वाई की वैल्यू एक्स में असाइन करनी है तो हम इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मैंने कहा सिंपल है। ठीक है, कि सिंगल इक्वल जिसे हम कहते हैं। फिर इसमें एक आता है प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू और डबल स्टेरिक इक्वल टू। डबल स्टेरिक हमारे पास यूज़ होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, जहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ करते हैं ना, ई पावर्स टू 45, तो वो पावर वाला सिंबल यहाँ पे डबल उसके साथ यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड का मतलब ये कि उसूलन इसका मतलब है कि यार x की वैल्यू उठाओ, y के साथ प्लस करो, जो भी जवाब आए वो वापस x को असाइन कर दो। इसको शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीकाकार ये है, x प्लस इज इक्वल्स टू वाई। x की वैल्यू उठाई, y के साथ प्लस की, जो भी जवाब आया x को असाइन कर दिया। x की वैल्यू उठाई, y से माइनस की, जो भी जवाब आया वापस x को असाइन कर दिया। x की वैल्यू उठाई, मल्टीप्लाई किया y के साथ, वापस y को असाइन कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपली कहलाते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। जावा के अंदर, C++ के अंदर, पाइथन के अंदर, एवरी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ कॉमन मौजूद है। तो अगर आपने पहले कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, ये सारे ऑपरेटर्स हैं सवाए एक्सपोनेंशियल नोटेशन के। मुझे शायद नहीं है याद जावा में मैंने इसको कभी किया हो यूज़, शायद होते हो, मुझे नहीं पता। पाइथन में मैंने नहीं किया, मे भी पाइथन में भी होते हो। इसको मैंने अपनी तर्ज पे यूज़ नहीं किया हुआ। मैंने जावास्क्रिप्ट में इसका देखा, पाइथन में शायद होते हो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ। बहरहाल उसके बाद फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट, लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एट द रेट साइन एंड और एक्सॉर वाले साइन। डेटा टाइप्स में आ गए तो हमारे पास हमने बात कर ली थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग में जो भी चीज़ आप डिफाइन करोगे तो स्ट्रिंग हो जाएगा। नंबर है, बिग इंटीजर कर एक पैरामीटर हम यूज़ करते हैं जिसमें हम एक्चुअली फंक्शन कॉल करते हैं बिग इंटीजर, और एक बहुत बड़ा इंटीजर नंबर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, बूलियन अनडिफाइंड आ गया कि जिसमें आपने लेट कार कर दिया, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। जैसे इसमें कोई वैल्यू असाइन होगी तो उसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। फिर इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे डॉक्यूमेंट है, जैसे विंडो है, इस तरह मैं अपना ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। हाउ वी डू दैट हम आगे पढ़ेंगे। एरेज भी हैं इसमें और डेट पैरामीटर भी है। तो डेट भी दरअसल एक ऑब्जेक्ट ही है। डेट का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं इस तरीके से, न्यू डेट करके असाइन कर दी तो एक नया डेट का ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें आपकी करंट डेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब वेरिएबल्स के अंदर इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमने डिस्कस करना है। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ जाओ इधर। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल नेम किया है जिशान, दूसरा मैंने नेम यहाँ पे दिया x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को हम अभी दे देते हैं नंबर 10। ठीक है, और यहाँ पे इनफैक्ट हम दे देते हैं जावा, और नीचे आ जाते हैं और इसको तो कर लेते हैं सी गायब, और यहां पे मैं दे देता हूं कि यार नेम प्लस 10। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अब अगेन बड़ी गौर से इस प्रॉब्लम को सुनो, क्योंकि ये भी बाकी तमाम प्रोग्रामिंग से हटकर बात है। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग के उसूल से ये कंप्लीटली अलग है। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसका है नेम जावा, तो ये स्ट्रिंग टाइप है तो इसमें स्ट्रिंग आ गई। यहां पे हमने क्या डिक्लेयर किया है, ये कौन सा डेटा टाइप हुआ, इंटीजर, नंबर फॉर्म में। ठीक, तो नंबर हमने x को असाइन किया तो नंबर आ गया, यहां पे हमने कह दिया ठीक। फिर मैंने एक और लेट f1 नाम किया, ठीक है, नया नाम आ गया। अब मैंने कहा कि यार इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को इस नंबर के साथ प्लस कर दो।
अगर ये जावा होती तो कंपाइल टाइम एरर था, अगर सी शार्प है तो कंपाइल टाइम एरर है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, कंपाइल टाइम एरर है, पाइथन है तो कंपाइल टाइम एरर है। वहां पे हमें कास्टिंग करनी पड़ती है, टाइप ऑफ यूज करके डेटा को चेंज करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। जावास्क्रिप्ट कहता है कि यार ये कोई एरर नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो चीज होगी मेरे पास एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। मैं अगर ये बाकी का एक्स्ट्रा कोड इसमें से हटा दूं और ये वाला भी हम हटा देते हैं, कंट्रोल एस किया, यहां पर आए, रिफ्रेश किया तो राइट फ्रॉम हेड जावा 10 करके हमारे पास प्रिंट हो गया। मैंने कह दिया कि यार ये इसको जो था यूं हटाओ और H1 कर दो प्रिंट, कंट्रोल एस, इधर आ जाओ, रिफ्रेश करो, जावा 10 प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया? उसने कहा कि यार क्योंकि आप बड़े जिम्मेदार किस्म के और बाशऊर शख्स हो, अगर आप स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हो 10 के साथ तो आप ज़हीन आदमी हो, आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो। तो आप स्ट्रिंग को जब ऐड करते हो दूसरी स्ट्रिंग के साथ तो हम प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं और उसको हम इंग्लिश में कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, कि एक स्ट्रिंग को आप दूसरे के साथ जोड़ना चाह रहे हो। ठीक, तो जब आप स्ट्रिंग को प्लस करोगे 10 के साथ तो वो एक स्ट्रिंग उठाएगा, प्लस करने जाएगा और देखेगा अरे दूसरा नंबर है, लेकिन क्योंकि पहला स्ट्रिंग है तो सिंपली वो क्या करेगा, एरर नहीं देगा, दोनों को ज्वाइन करके प्रिंट कर देगा। ये आउटपुट डिफरेंट है फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। जावा में एरर है, सी प्लस प्लस में एरर है, सी शार्प में एरर है, पाइथन में एरर है, यहां पे हमारे पास जावा 10 एरर है। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन हो गया, दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो गई, ये चीज आ जाएगी। इसी तर्ज पे मैं यहां पर आ गया और 10 की जगह पे x कर दिया, अब मैंने वेरिएबल दे दिया, अब क्या होगा? ठीक, एग्जैक्टली, अब भी सेम आउटपुट आएगा। बात तो वही रही, कान यूं पकड़े कि यूं पकड़े, x के अंदर भी इंटीजर नंबर है, ये स्ट्रिंग आ गई, जब इसको हम एग्जीक्यूट करने गए तो वही आउटपुट आया। ठीक, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में, एमसीक्यूज में, एंट्री टेस्ट में, इंटरव्यू क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। एक स्ट्रिंग को प्लस किया दूसरे इंटीजर नंबर के साथ, क्या आउटपुट आएगा? जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, बाकी प्रोग्रामिंग में एरर आता है, जावास्क्रिप्ट कहता है बिस्मिल्लाह अस्सी आउटपुट देने। ठीक, वो इसको कॉन्कैटिनेट कर कर स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। अच्छा, मजे की चीज ये कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये x यहां से हटाया, अब मैंने कहा 10 प्लस नेम, अब मैंने इसको फिर घुमा दिया। ठीक, अब हमने क्या किया कि 10 एज अ नंबर पहले रखा, प्लस किया और नेम स्ट्रिंग बाद में दी। अब क्या आउटपुट आना चाहिए? एरर आएगा? नो आया। ठीक है, कंट्रोल एस, 10 जावा। हालांकि पहला इंटीजर है नंबर फॉर्म में, लेकिन प्लस करने के बाद उसको इंटीजर ही चाहिए था। अगर ये जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह होती तो एरर जनरेट करता, क्योंकि वो लैंग्वेजेस नहीं है। जावा है तो जावा कहता है कि एक इंटीजर को मैं स्ट्रिंग के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, वो कॉन्कैटिनेट करके जोड़ के दे देता है, सिंपल एज दैट। तो हमारे पास आउटपुट प्लस होकर आ गया। ये चीज वेरिएबल्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। ठीक है, बस तो यहां पे हमने वो चीज जो थी डिस्कस की हुई है इस वाले के अंदर। ठीक है, कि वेरिएबल्स के अंदर ये एग्जांपल्स मैंने यहां पे भी दिए हुए कि 16 प्लस वॉल्वो करेंगे हम तो 16 वॉल्वो हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। मैं वॉल्वो प्लस 16 करूंगा तो वॉल्वो 16 हो जाएगा। स्ट्रिंग को नंबर से प्लस किया तब भी एक ही बात। मजे की कहानी यहां पर होगी। ठीक, अब यहां पे हम करने जा रहे हैं कि यार 16 प्लस 4 प्लस वॉल्वो, तो अब वो क्या कर रहा है कि पहले 16 उठाएगा, प्लस 4 पे क्या हो रहा है, दो नंबर मिल गए, सुभान अल्लाह, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस किया तो जवाब 20 बना। फिर 20 को उसने उठाने के बाद स्ट्रिंग मिल गई, अब क्या करूं मैं? बाकी लैंग्वेजेस में एरर है, जावास्क्रिप्ट कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट कर देगा। तो ये एक की पॉइंट है रिमेंबर करने का। ये मैंने कहा अक्सर और बड़ा इजी एमसीक्यू आता है, लेकिन अक्सर इंसानों को कंफ्यूज कर देता है कि यार ये तो इंटीजर को मैं स्ट्रिंग के साथ कैसे प्लस कर सकता हूं? प्लस नहीं हो रहा, कॉन्कैटिनेट हो रहा। सेम चीज यहां पे हो रही है। अब आंसर देखो क्या आ रहा है, वॉल्वो प्लस 16 प्लस 4, क्योंकि स्ट्रिंग पहले है, फिर 16 आ रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है, तो आउटपुट में वो पहले वॉल्वो 16 को कॉन्कैटिनेट कर चुका, फिर जो जवाब आया उसको 4 के साथ कॉन्कैटिनेट किया। नहीं, क्योंकि वो सीक्वेंशियली लेफ्ट टू राइट जा रहा है। बीच में वॉल्वो आएगा तो भी वही है, 16 वॉल्वो 4। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें पैरामीटर्स के अंदर, ये स्पेसिफिकली यूनिक है जावा के हिसाब से, हमें इसका ख्याल रखना है। फिर यहां पे एक और फंक्शन हम यूज करते हैं टाइप ऑफ का।
ठीक है, अब ये 12 लेसन 13वां लेसन पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये 13 लेसन है हमारा, उस पर हम पहुंच चुके हैं। गनी पानी प्यार बाबा जल्दी जल्दी कर, आज इनके उथड़ ना ॾियणो, ये उथ्या छोकरा तो गत व्या, आज ही उथ्या तो व्या। सत्य में माता ने खबर है। ठीक है बच्चा, अब हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ का ऑपरेटर। टाइप ऑफ बेसिकली एक सिंपल सा बिल्ट इन फंक्शन है, छोटा सा इसका काम है, ये हमें डेटा टाइप बता देता है कि जो टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो, जो वेरिएबल आपके पास है, उसकी डेटा टाइप कौन सी है। ठीक है, बस। तो अगर स्ट्रिंग होगी तो बता देगा स्ट्रिंग है, जॉन है तो स्ट्रिंग है, जॉन डू होकर कर है तो स्ट्रिंग है, 314 है तो बता देगा कि नंबर है, 3154 है तो नंबर है, ब्रैकेट में भी 3 लिख सकता हूं मैं। तो ये टाइप ऑफ एक फंक्शन है, नंबर फॉर्म में बता रहा है कि नंबर है। ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। फ्लोट उसूलन तो फ्लोट आना चाहिए, बाकी बात तुम्हारी सही है। तो मैं यहाँ पे आ जाते हैं और हम इसको कह देते हैं टाइप ऑफ, ब्रैकेट में मैं दे देता हूँ फ्रेम, कंट्रोल एस, कि ये जो भी वैल्यू आई है इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसको हमने करा दिया कंट्रोल आर, तो एरर आ गया। आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट एट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्यों, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट एक खा गया था। ठीक है, कंट्रोल एस, यहाँ पे आने का। तो अभी अगेन जावास्क्रिप्ट में जब भी काम कर रहे हैं, कंसोल आपका कहीं ना कहीं होना चाहिए ओपन, या अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो गो ऑन साइड कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके कंसोल पे जाएं, एरर आ जाएगा। तो मिसिंग ब्रैकेट्स, ये बता रहा है मुझे कि भाईजान मिसिंग ब्रैकेट्स किया हुआ है। यहाँ पर आया कंट्रोल आर किया तो अब मुझे बता रहा है कि स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि 10 प्लस नेम स्ट्रिंग हो गया। चले मैं इस नेम को हटा देता हूं, मैंने यहां पे दे दिया 12 प्लस 476 नंबर, नंबर बता रहा है। ठीक है, वो फ्लोट पे नहीं जा रहा, तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं सिंपली ये कर देते हैं 12.56, तो इसको भी एज अ नंबर ही उठा रहा है। ठीक है, कि यार ये भी नंबर ही है मेरे पास, स्ट्रिंग है, और अगर मैं इसको उठा के फॉर एग्जांपल ट्रू लिख दूं तो ये अब मेरे पास कंट्रोल एस, अब मुझे बताएगा कि ये बूलियन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है टाइप ऑफ का, जिससे हम डेटा टाइप पता कर लेते हैं कि यार कौन सी इसकी टाइप आ रही है। उसके बाद जावा फंक्शंस पर आते हैं। तो मैं फंक्शंस अभी प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी थोड़ा बहुत करा चुका हूं, इसीलिए थोड़ा जल्दी इसके ऊपर भी आगे हम प्रोसीड करते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कोई गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। फंक्शंस को हम कहते ही हैं कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क और अ फंक्शन, मखसूस कुछ काम करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर फंक्शन जरूर बनते हैं, चाहे आप जावा हो, C++ हो, पाइथन हो, शार्प हो, किसी भी लैंग्वेज में आप जाएंगे, फंक्शन बनाने की सहूलत हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद ही है। फंक्शन बजाय एक सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड आता है, इस कोड का एक मखसूस काम होता है, वो मखसूस काम परफॉर्म कर रहा होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन बनाने के लिए हमें नेम का पैरामीटर देते हैं, फंक्शन सॉरी पहले फंक्शन का कीवर्ड आता है एज अ प्रीफिक्स, फंक्शन का नाम आया, ब्रैकेट्स आए, अब पैरामीटर जितने आपकी मर्जी देना चाहें, कोई पैरा नहीं देना चाह रहे तो हम नहीं देंगे। ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक एंड किया, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, नो पैरामीटर, आपकी मर्जी है, और उसको हम फंक्शन बना के रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर मैंने रिटर्न का वैल्यू रखी हुई है। रिटर्न का मतलब ये कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करे तो उसके नतीजे में कोई आंसर मुझे जवाब रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, हमने अपना एक एग्जाम्पल खोला हुआ था ये वाला, जिसमें बल्ब ऑन और ऑफ का हमने कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं कि भाईजान अब इसमें ये क्या हो रहा है, एक फंक्शन बनाया बल्ब ऑन का, और इसको मैंने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए, मेरी मर्जी, मुझे पैरामीटर जरूरत नहीं थी। ठीक, तो ये कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ये कहलाता है फंक्शन कॉलिंग, कि मैं एक तरफ डिक्लेयर करूंगा फंक्शन, अपना फंक्शन जो भी मैं बनाना चाहूं उसका जो भी काम होगा, और उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे उस फंक्शन का नाम उस ब्रैकेट्स के साथ कॉल करना पड़ेगा। यह हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है फंक्शंस को इस्तेमाल करने का। ठीक है, इस वक्त इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इस वक्त इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है।
हम चाहें तो आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर इसी में एक और चीज आती है रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न का मतलब यह हुआ कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के नतीजे में ये मुझे एक आंसर रिटर्न करेगा। जब ये फंक्शन काम करेगा तो अपना काम करने के बाद ये कोई जवाब मुझे रिटर्न करेगा। ये जो मेरा कोड था इसमें हमने रिटर्न नहीं लिखा। क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं लिखा, इसका मतलब यह हुआ कि जब यह फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के नतीजे में यह फंक्शन एक मखसूस काम करेगा, बस काम करके खत्म हो जाएगा। काम हुआ नहीं हुआ पता नहीं, काम का रिप्लाई क्या हुआ पता नहीं। वो होता है ना कि हम किसी को कहा कि यार यहां गनी को, अभी से मैंने इसको कहा कि यार जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो ये गया, पानी भरा, वापस आके पानी मुझे ही रिटर्न किया। तो ये एक फंक्शन का रिटर्न टास्क हुआ कि वो वहां पे गया, पानी भरा, वापस आ गया। हो सकता है इसको मैं कहूं कि यार वो कूलर पड़ा है उसमें पानी भरो, तो वो वहां गया, पानी भरा, चला गया। तो कूलर में तो पानी भरा है ना, बस काम हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उसने पानी भरा नहीं भरा, आउटपुट क्या आया, हुआ भी नहीं हुआ। देयर इज नो रिटर्न रिप्लाई टू मी, क्योंकि मुझे जवाब नहीं आया तो मुझे पता ही नहीं चला। तो अब ये चीज कहलाती है रिटर्न इन प्रोग्रामिंग। ठीक, यहां पर रिटर्न नहीं पता, मैंने बटन पे क्लिक किया तो टेक्स्ट चेंज हो गया या इसका फंक्शन हो गया। जहां पे मैंने क्लिक किया था, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं, उस जगह पे मेरे पास कोई रिटर्न जवाब नहीं आया कि ये ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल गया नहीं गया। उसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं। फंक्शन बहरहाल क्रिएट करने के लिए हम इस चीज कहते हैं, फंक्शन को बनाने का मकसद ये होता है कि हम कोड को रीयूज कर सकें। प्रोग्रामिंग में उमूमन हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफॉल्ट देयर आर मेनी फंक्शंस, जैसे अभी मैंने बात की ये टाइप ऑफ की, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको जो आप आर्ग्यूमेंट दोगे उसकी टाइप बता दो। इस तरह हजारों फंक्शंस हैं जो हमने इस्तेमाल करते रहते हैं प्रोग्रामिंग में, और बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं जो मखसूस काम करते हैं और काम के नतीजे में रिप्लाई दे रहे होते हैं। टाइप ऑफ का रिप्लाई क्या आ रहा है, रिटर्न टाइप क्या हो रही कि इसका टाइप क्या है। तो ये जो जवाब आ रहा है ये मुझे रिटर्न कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है, आंसर दे रहा है, इसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं। ठीक है, तो यही रहा फंक्शन रिटर्न, कि आप जब एक फंक्शन बनाते हो तो वो कोई ना कोई जवाब देता है। अच्छा, अब जब प्रोग्रामिंग में वो जवाब दे रहा है तो उसके जवाब को मुझे रिसीव करना भी लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि यार पानी भर के वापस ला के दो मुझे, वो बेचारा पानी भरने भी गया, पानी भी भरा, फिर वापस आया मेरे पास, मैं यहां से शार्ट हो गया, गायब हो गया। ठीक, मैं गायब हो गया। अब वो बेचारा क्या होगा, परेशान किया, सर ने तो पानी मंगाया था, वो पानी लेके घूम रहा है, रिटर्न में मैं जवाब वसूल करने के लिए मौजूद ही नहीं हूं। ठीक है, वो होता है ना, हम कॉल करते हैं किसी को, मिस कॉल दी, कॉल नहीं किया, यार कट गई, पता नहीं क्या हुआ, फिर हम कॉल बैक करते हैं, कॉल बैक करते हैं तो फोन नंबर बंद होता है, मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, तो तब जाते हैं इंसान, यार अभी तो मुझे कॉल की थी, कॉल करके फोन बंद करने की तुक बनती है। ठीक, वही चीज है कि रिटर्न टाइप का मतलब ये कि एक जवाब मौसूल होगा और मुझे जवाब रिसीव करना है। दो चीजें आ जाती हैं जब भी हम रिटर्न करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भाईजान अब मेरे पास एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऐड। ठीक है, इस ऐड को मैंने कह दिया कि यार इसमें आप मुझे दे दो पैरा 1 पैरा 2। ठीक है, मैंने दो इसमें आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, पैरा 1 पैरा 2 करके। मैंने इसको कह दिया कि यार आंसर इज इक्वल्स टू पैरा 1 प्लस पैरा 2 कर दो आप। तो एक हम कैलकुलेटर की ऐप बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दो आर्ग्यूमेंट उसको पास आए और दोनों आर्ग्यूमेंट्स को प्लस करेगा, आंसर में रिटर्न कर दिया। फिर अब मैं कहूंगा कि जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है तुम उसको रिटर्न में ये वाला आंसर जवाब भेज दो भाई। तो ये रिटर्न यहां पे लिखने का मतलब ये हुआ कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये आंसर रिप्लाई जाएगा। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कहां पे रिप्लाई दे रहा हूं। मैं इसको ये कह सकता हूं कि यार जब तुम इसको यूज करोगे, अब ऐड फॉर एग्जाम्पल 4,8, तो ये मैंने इस फंक्शन को कॉल करा दिया। मैंने इस फंक्शन को अब कॉल करा दिया यहीं पे नीचे, फंक्शन की बॉडी यहां पे खत्म हुई, फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम आया, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 दिया, दोनों पैरामीटर 1 में जो वैल्यू होगी उसको उठाओ, प्लस कर दो पैरामीटर 2 में जो वैल्यू आई, जवाब आंसर में सेव किया, रिटर्न करा दिया आंसर। क्योंकि हमने रिटर्न लिखा है, इसका मतलब यह कि जब यह फंक्शन एग्जीक्यूट होगा अपना काम करने के बाद जवाब देगा।
जवाब देना लास्ट लाइन होना लाजमी है। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सेम रूल है बाय द वे। तो आप सी पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में, आगे पीएचपी में जाएंगे, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, नाम ये ऊपर वाला, लेकिन उसका काम, बिहेवियर और रिटर्न का बिहेवियर एवरी लैंग्वेज के अंदर सेम है। सेम रिटर्न इस्तेमाल होता है। रिटर्न हैज टू बी द लास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि काम मुकम्मल करने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। अगर पहले जवाब दे दोगे तो फिर पानी कैसे भरोगे? मैंने उसको कहा पानी भर कर आ, उसने लाके गिलास जवाब में रख दिया और फिर गया पानी भरने। तो अब पानी भरने किस में जाओगे? गिलास तो यहीं रह गया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जवाब मुझे आखिर में देना, पहले गिलास ले जाओ, पानी भरो, पानी भर के भरा हुआ गिलास मेरे पास ले आओ। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी रिफर टू एज रिटर्न टाइप, इंश्योरिंग के लास्ट स्टेटमेंट हो। तो ये इसका पहला असूल। दूसरा असूल, क्योंकि मेथड मैंने कॉल किया है और मेथड के अंदर रिटर्न फंक्शन है, तो ये मेथड मुझे जवाब जब देगा तो मुझे रिसीव करना भी लाजमी है। तो फिर यहां पे मैं आके रिसीव करने के लिए इज इक्वल्स टू मैं आंसर रिसीव करूंगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा उसके नतीजे में जो जवाब आएगा वो जवाब मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया। अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि भाईजान एक डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट राइट करो, ठीक है, और क्या कर दो आप ब्रैकेट्स में डालो, फॉर एग्जाम्पल H3 कर देते हैं इसका नाम, इसको आप H3 कर दो, उप्स H3, और क्या कहते हैं एड वैल्यू इज ब्रैकेट यहां पे खत्म किया प्लस x को प्रिंट करा दिया। ठीक है, कंट्रोल S, इसके जब हम आउटपुट में जाएंगे, रिफ्रेश किया, ऐड वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, क्यों 12 आई? क्योंकि हमने पहले एक फंक्शन बनाया था, उसको ऐड किया और बटन पे इसको हमने कॉल किया। हाँ, इसको मैं अलग से बटन पे भी कॉल कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे आउटपुट उसका जनरेट करा सकता हूँ डायरेक्टली रैंडमली। मैं चाहूँ तो ये ऐड को जो था इसको उठा के यहाँ से कंट्रोल X डायरेक्टली इधर ही रिप्लाई करा सकता हूँ। ठीक है, कि ऐड करो और जो आउटपुट आए वो डायरेक्टली प्रिंट कर दो। अब ये वाला कोड मैंने कमेंट कर दिया तो कमेंट हो गया, यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, आउटपुट आ गया, कोई एरर नहीं आया, कोड सही। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो कोड में मैंने ऐड फंक्शन कॉल कराया, जो आउटपुट उसने जवाब दिया वो डायरेक्टली उठा के मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट को दे दिया कि जानी ये जवाब आया भाई, इसको प्रिंट कर दे, तो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है फंक्शन एंड रिटर्न टाइप्स। गॉट इट? उसके बाद ये चीज भी मैं ऑलरेडी करा के बैठ गया हूं, जनरली इवेंट्स की। एवरी HTML टैग हैज एन इवेंट एट्रीब्यूट दैट इज कंट्रोल्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट के साथ हम क्या करते हैं कि हम इवेंट सम स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट का कोड देते हैं। एडवांटेज इसको स्पेसिफाई अलग से बताने का मतलब ये हुआ कि इवेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग बाय डिफॉल्ट मौजूद है, हमें अलग से लिख कर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमने कह दिया यार जबरदस्त। मतलब ये हुआ कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल करके बैठे हैं, बटन ऑन क्लिक एक इवेंट है, उसको हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो मैंने एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल C, बल्कि ये पूरा बटन का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ हमारे कोड के अंदर, उप्स, ठीक है, और अब ये जो मैंने बटन यहाँ पे बनाया हुआ था, जहाँ पहले हम फंक्शन कॉल कर रहे थे, अब इधर एक और बटन बना दिया। अब क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने डायरेक्टली उसके आर्गुमेंट्स के अंदर रख दिया विदाउट द स्क्रिप्ट टैग। यहां पे ये एक्सेप्शन है, वरना स्क्रिप्ट टैग देना लाजमी है, लेकिन ऑन क्लिक इवेंट के अंदर जब मैं दूंगा तो ये एक्सेप्शन आ जाती है, इसको जावास्क्रिप्ट टैग ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है। अब वो स्क्रिप्ट का टैग देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जा रहा है, इसीलिए मैं पूरा स्क्रिप्ट इसी के अंदर लिख सकता हूं ऑन क्लिक के ऊपर, कि जब क्लिक हो तो उसके नतीजे में क्या हो। यहां पे हमने बल्ब ऑफ किया था, अब मैंने दे दिया कि भाईजान डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट करो, एक पैराग्राफ और बना लेते हैं। ठीक है, DAT डेट GOES गोज हेयर कर लेते हैं, और इसका मैं नाम दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ, उप्स, ID बना दी इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोटेशंस, और यहां पे हमने दे दिया नाम डेट का। ठीक है, मैंने कहा कि यार डॉक्यूमेंट में जाओ, एक एलिमेंट ढूंढो, गेट एलिमेंट करो जिसका ID होगी तुम्हारे पास DATE डेट।
ठीक है, जहां तुम्हें डेट वाला पैरामीटर मिले उसकी इनर HTML चेंज कर दो। चेंज किस चीज से करो? डेट का ऑब्जेक्ट हमने वेरिएबल कॉल किया, डेट का हमने कंस्ट्रक्टर यहां पे ऑब्जेक्ट का कॉल किया, तो जो मेरी करंट आज की सिस्टम की डेट होगी बेसिकली वो मुझे यहां पे एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो टाइम इज क्वेश्चन मार्क, क्लिक किया तो जहां पे डेट थी वहां पे डेट आ गई। अभी उज्बेकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम क्यों आ रहा है? ये वाला आला शायद टाइम मेरा उज्बेक सेट किया हुआ है, ठीक है, मेरा लग रहा है टाइम उज्बेकिस्तान के साथ चल रहा है कुछ 17:07, वैसे तो सही चल रहा है यार 5 बजे, ठीक है, गॉट इट। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि मैंने ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाया बस। उमूमन हम इसी तरीके से ऑन क्लिक का इवेंट आता है, ऑन हॉवर का इवेंट है, ऑन माउस ओवर का इवेंट है, वो जो भी मैंने शुरू में इवेंट्स बताए थे वो सारे हम HTML टैग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब माउस मेरे ऊपर हॉवर करे तो कलर चेंज हो जाए। मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कलर चेंज करा सकता हूं, इमेजेस चेंज करा सकता हूं, एनिमेशन प्ले कर सकता हूं, व्हाटएवर आई वांट। अब मैं सारे इवेंट्स, अब मैं सिर्फ मुझे कोडिंग करनी है कि करना क्या हो रहा है। तो यहां भी अब बेसिकली वही चीज पे बात कर रही है कि यार आप डिस्प्ले डेट पे क्लिक करो, एक फंक्शन कॉल करा दो डिस्प्ले डेट का, डिस्प्ले डेट करो, जो मैंने अभी बल्ब ऑन ऑफ के लिए कॉल किया था। तो ये एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर उसने कहा कि जब बटन पे क्लिक हो तो आप इनर HTML को दिस के साथ भी रिफर कर सकते हो। दिस का मतलब ये कि यहां पे जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID ये वाला किया था, ठीक है, इसको मैं नहीं लिखूं, इसको मैं नहीं लिखूं, और ये जो बटन होगा ना इसका जो टेक्स्ट होगा ना, टाइम इज, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट मैं इसको एक और कर लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, चेंज डेट हेयर, ठीक है, यहां पर आ गए, कोड में गए, इधर आ गए, रीसेट किया, और इसको थोड़ा सा मैं अब आपको जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, थोड़ा नजर आया। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? चेंज डेट हेयर। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये जो पैराग्राफ टैग था उसका कंटेंट तब्दील हो गया, लेकिन मैं बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूं तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट बाय ID, अच्छा मैंने इसका एक्चुअली चेंज नहीं किया था, सॉरी, इसका मैंने डॉक्यूमेंट डॉट ID ये सारा हटा के यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट इनर HTML। तो जो ऊपर पैराग्राफ कंटेंट था उसका चेंज करने के लिए मुझे अलग से लगाना पड़ा, क्योंकि ये जो कोड है ना ये दूसरे टैग को चेंज कर रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो एक पैराग्राफ टैग है जिसकी ID होगी डेट के साथ, उसको तब्दील कर दो। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कह दिया दिस मींस जो अभी करंट तुम्हारा टैग है ना बटन का, उसी टैग की इनर HTML तब्दील कर दो। Ctrl+S, अब मैं चला जाते हैं वापस ब्राउजर के ऊपर, यहां पे आने के बाद Ctrl+R रिफ्रेश किया, टाइम इज, तो ये वाला चेंज हुआ। लेकिन अब नोट करो जब बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन का डेट चेंज हो गई। तो आप दिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मींस मेरा करंट इवेंट, इसके ऊपर अलग। अच्छा, ऑन क्लिक का जो इवेंट है ना, मजेदार चीज इसमें ये है, इसको तो हटाओ, एक तो जूम कभी कभी बहुत तंग करता है, इसको मिनिमाइज कर दिया, मैं ब्रैकेट्स में आ गया, ठीक है, मैंने यहां पे बना दिया एंकर टैग, एंकर H रेफरेंस, यहां पे तो ये करा दिया, एंकर टैग को बंद किया, CLIC के क्लिक मी को हमने यहां पे दे दिया, ठीक है, और इससे पहले मैंने H1 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाए। Ctrl+S और ये आ गया इधर, तो ये क्लिक मी करके बटन आ गया, ठीक है। अब आइडिया ये कि जब मैं इस एंकर पे रहा हूं, मैं इसके ऊपर भी ऑन क्लिक लगा सकता हूं। ऑन पे लिखा तो ये देखो सारे इवेंट्स आ गई है, ऑन क्लिक, ऑन ब्लैक, ऑन ड्रैग, ऑन फोकस, ड्रैग एंड ड्रॉप के इवेंट्स हैं, सारी चीजें आप कर सकते हो। मैंने यहां पे कह दिया कि यार ऑन क्लिक का इवेंट उठाओ, ऑन क्लिक पे जाओ कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो क्या करो, दिस, इसी लिंक का डॉट इनर HTML उठाओ, INNER इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और उसको चेंज कर दो। किससे चेंज करो? सॉरी, ऐसे Ctrl+S, मैं लिंक पे गया, इस शहजादे को रिफ्रेश किया, क्लिक पे किया, सॉरी हो गया। पता नहीं क्या हो गया, अक्सर जुगाड़ होता है ना, सॉरी पे क्या, कुछ नहीं हुआ यार, ये क्या हो गया। मैंने लिंक पे क्लिक किया, सॉरी हो गया, फिर रिफ्रेश किया, क्लिक मी किया, सॉरी हो गया। ये क्या हुआ
कि ये मैं अपने ही टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूं। यहां पे हम क्या कर रहे थे, दूसरे टेक्स्ट को चेंज कर रहे थे, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट दूसरे के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने ही आप को अगर चेंज कर रहा हूं तो दिस से भी काम चल जाएगा, तो मैं दिस से लगा रहा हूं। दूसरी चीज याद रखने वाली ये कि ये इवेंट जो है वो आप सिर्फ बटन के ऊपर भी नहीं बल्कि किसी भी टैग के ऊपर लगा सकते हो। तो मैंने यहां पे अब एंकर टैग के ऊपर लगाया, मैं पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकता हूं, मैं इमेज के ऊपर भी लगा सकता हूं। ऑन क्लिक का इवेंट है, किसी के ऊपर भी लग सकता है। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत मैं ओके चले।